ये कहानी पूरी तरह से डब स्टोरीज हब की ओर से है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 151। शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियों का इस्तेमाल करने के लिए इनमें से 2 को 10 मिलीलीटर गर्म पानी में घोलना पड़ता है। 5 मिनट के बाद घोल को बर्फ के टुकड़े बनने तक जमाना पड़ता है। फिर इसे पिघलाकर कमरे के तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद ही घोल लिया जा सकता है। विवान वह पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलत था। ये तो बस गोलियों को पानी में घोलने के लिए था। गर्म पानी का उपयोग करने का क्या मतलब था? फिर समाधान को फ्रीज करना, केवल इसे कमरे के तापमान तक गर्म करने के लिए। सिस्टम, इस गोलमोल प्रक्रिया का क्या उपयोग है? क्या अंत परिणाम वही नहीं होगा, कमरे के तापमान का समाधान? विवान ने पूछा। यह इसलिए है ताकि गोलियों का उपयोग कोई भी न कर सके। इस तरह आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि कितने लोग गोली का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही उन वैज्ञानिकों ने गोली आपसे चुरा ली, वे इसे तब तक नहीं उपयोग कर सकेंगे जब तक आप उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं बताते। विवान पहले तो स्टन्ड हो गया। फिर उसने सोचा कि सिस्टम वास्तव में विचारशील था। उसने पहले से ही यह सुनिश्चित करने का एक तरीका सोच लिया था कि कोई भी उस इनाम का उपयोग न कर सके जो उसने अंतिम चैंपियनशिप में कड़ी मेहनत करने के बाद प्राप्त किया था। लेकिन इसका उपयोग क्या था? क्यों न बस ये कह दिया जाए कि इसे एक विशेष तरल में घोलना है। प्रक्रियाएं बेकार नहीं हैं। गर्म पानी का उपयोग कुछ सामग्री के गुणों को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। फिर फ्रीजिंग भी एक और गुण को सक्रिय करेगी, बर्फ के टुकड़े को पिघलाने और फिर इसे कमरे के तापमान तक गर्म करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी गुण मिल जाएं। तो नुस्खा अधूरा है, विवान ने अनुमान लगाया। बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे अधूरा कहा जा सकता है। विवान ने सिर हिलाया और तय किया कि वह इस समय जो किया जा सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेस्टिन गोलियों के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए जिसे समाधान लेना है, उसे सुनिश्चित करना होगा कि वह तीव्र कसरत करे। इस तरह शरीर की कोशिकाएं गोली के गुणों के अवशोषण में सक्रिय रहेंगी। ग्रेटर दैन, ये 2 पैराग्राफ लंबे प्रिस्क्रिप्शन का अंतिम वाक्य था। जब वह इसे पढ़ चुका, विवान ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसके पास पहले बैच में उत्पादित सभी गोलियां थीं। कुल 216 गोलियां थीं। वाल्टर के अनुसार उन्होंने पहले बैच में 250 गोलियां बनाई थीं। बाकी सभी परीक्षण के लिए उपयोग की गई थी, जो विफलता की ओर ले गईं। 216 गोलियां, यदि वह प्रति व्यक्ति 2 में विभाजित करता है, तो वह 108 लोगों को मजबूत कर सकता है। उन स्क्वाड्स के बारे में सोचते हुए जो बननी थी, विवान ने सिर्फ ये सोचकर अपनी जीभ चिड़ाई कि कितने लोग सामान्य मानव वयस्कों की तुलना में मजबूत होंगे। गोलियों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए विवान ने जोनाथन पर परीक्षण करने का फैसला किया। वह वर्तमान में एक कमजोर स्थिति में था। शायद गोलियां उसे इस मामले में मदद कर सकें, लेकिन वर्तमान में विवान के पास एक समस्या थी। वह 10 मिलीलीटर पानी को कैसे मापेगा? ये सोचते हुए कि वह वर्तमान में एक होटल के कमरे में है और प्रयोगशाला में नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। फिर से सोचने के बाद उसने बस एक मापने वाले सिलेंडर खरीदने का फैसला किया। उसे लगभग आधे घंटे का समय लगा एक दुकान खोजने में जो प्रयोगशाला के उपकरण बेचती थी। फिर भी एक और विचार करते हुए विवान ने एक और बड़ा मापने वाला सिलेंडर, एक बीकर, 50 छोटे कांच की बोतलें और एक ड्रॉपर खरीदने का फैसला किया। जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसने परीक्षण शुरू किया। उसने कदमों का पालन किया और अंततः 1 घंटे से अधिक समय बाद उसने समाधान की तैयारी पूरी कर ली। वह होटल के स्वीट के लिविंग रूम में गया और जोनाथन को बुलाया। यह आदमी कुछ रचनात्मक करने के बजाय खेल खेल रहा था। विवान ने उसे एक छोटी कांच की बोतल दी जिसमें शरीर को मजबूत करने वाला समाधान था। जोनाथन ने इसे लिया और बोतल में मौजूद रंगहीन तरल की छोटी मात्रा को देखा। वह सोच रहा था कि यह क्या है। उसने ढक्कन खोला और एक झोंका लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूंघा। तू क्यों बिल्ली की तरह बर्ताव कर रहा है? कुछ लेने से पहले इसे सूंघने की कोशिश कर रहा है। इसे पी ले, विवान ने शिकायत की। अरे, मुझे नहीं पता कि यह चीज क्या है, तो मैं इसे क्यों पी लूं? जोनाथन ने विवान को असंतोषजनक नजर से देखा। तुझे इसे पीना है क्योंकि मैं ही तुझे दे रहा हूं, विवान ने एक सीधी चेहरे के साथ कहा। विवान के चेहरे को देखकर जोनाथन गंभीर हो गया। ये चीज क्या है? शरीर को मजबूत करने वाला समाधान, विवान ने बिना कुछ छिपाए जवाब दिया। अरे, तुम मतलब यह है कि यह वही समाधान है जो तुम प्रयोगशाला से लाए थे? क्या ये चीज प्रभावहीन नहीं थी?
या तुम मुझे प्रयोगशाला चूहा बनाने की कोशिश कर रहे हो? जोनाथन ने विवान को अजीब नजर से देखा। बस इसे ले, अगर तुम नहीं लेना चाहते तो तुम इसे मुझे वापस दे दो ताकि मैं इसे किसी और को दे सकूं जो दूसरों की दयालुता की सराहना कर सके। विवान ने नाक चिढ़ाते हुए जोनाथन की ओर हाथ बढ़ाया। जोनाथन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और बोतल में मौजूद तरल को गटक लिया। और ज्यादा समय नहीं लगा जब उसने अपने शरीर में एक गर्म धारा का अनुभव किया। वह अभी ये पूछने वाला था कि क्या हो रहा है जब उसने अचानक महसूस किया कि पहले जो अजीब जहर उसकी ताकत को रोक रहा था वह नष्ट हो रहा है। इसके बाद उसने महसूस किया कि उसकी ताकत वापस आ रही है। जो उसे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा था वह ये था कि न केवल उसकी ताकत वापस उसके चरम पर आ गई थी, बल्कि यह भी बहुत बढ़ गई थी। यह उसे दिखा रहा था कि उसने जो समाधान लिया था वह कुछ साधारण नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचकर अपनी ताकत का परीक्षण किया। अपने मांसपेशियों में छिपी विस्फोटक शक्ति को महसूस करते हुए जोनाथन को ऐसा लग रहा था कि वह एक सैन्य बख्तरबंद गाड़ी को एक ही पंच में कुचल सकता है। वह बेचैन महसूस कर रहा था, उसे अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने की बहुत इच्छा थी। फिर भी उसने उस भावना को दबाने में कामयाबी पाई। उसने विवान को देखा और पूछा, यह अब कैसे काम कर रहा है? क्या इसका मतलब है कि तुमने समाधान खोज लिया है? विवान ने सिर हिलाया। ये पहले से ही हल हो चुका है। तो तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कोई असामान्यता? विवान ने पूछा। तुम अजीब हो, जोनाथन ने कहा, जिससे विवान समझ नहीं पाया कि वह क्या मतलब रखता है। असामान्यता के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी 1000 लोगों से लड़ सकता हूँ। मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और अब जो बचा है वह अपनी ताकत का परीक्षण करना है। अब एक वयस्क की तुलना में तुम कितनी बार मजबूत हो, ऐसा तुम सोचते हो? विवान ने पूछा। वह जानना चाहता था कि समाधान ने किसी की ताकत को किस हद तक बढ़ाया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 और आधे लोगों के बराबर हूँ, जोनाथन ने कहा। एएन, मुझे पता है कि आधा आदमी जैसा कुछ नहीं होता। तो इसे इस तरह समझे कि एक वयस्क 100 किलोग्राम है, आधा 50 किलोग्राम होगा। तुम्हें अभ्यास करना चाहिए। तुम्हारे शरीर में अभी भी समाधान की ऊर्जा का एक अच्छा हिस्सा अवशोषित होना बाकी है, इसलिए तुम्हें कुछ तीव्र करने की कोशिश करनी चाहिए। विवान ने सुझाव दिया। मम्मा, क्या तुम्हारे साथ लड़ाई करना ठीक रहेगा? जोनाथन ने विवान को देखा। वह जानना चाहता था कि विवान कितना मजबूत है। अगर हम लड़ते हैं तो तुम मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं हो, इसलिए लड़ाई बोरिंग होगी। विवान ने सिर हिलाते हुए मना कर दिया। यह नहीं था कि वह घमंड कर रहा था, बल्कि वह सच कह रहा था। जबकि जोनाथन 3 और आधे लोगों के बराबर था, विवान 5 वयस्कों के बराबर था। क्या तुम वास्तव में मुझ पर नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते? जोनाथन ने विवान को नाखुश नजर से देखा। जब उसे बताया गया कि वह विवान से नहीं लड़ सकता जब उसने कोशिश भी नहीं की, तो यह उसके लिए स्वीकार्य नहीं था। हर आदमी की अपनी गरिमा होती है। ये देखकर कि जोनाथन ऐसा लगता है कि वह उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, विवान ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने उसके साथ लड़ाई करने का फैसला किया। इस तरह वह सुनिश्चित कर सकेगा कि जोनाथन पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित कर सके। इसके अलावा वह इस मौके का उपयोग करके उसे एक अच्छा सबक भी सिखा सकता है। आखिरकार यह आदमी उसे बार बार चुनौती दे रहा था। क्यों न होटल की छत पर लड़ाई करें? विवान ने सुझाव दिया। देखकर कि विवान ने सहमति दी, जोनाथन ने नाक चिढ़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा दिया। विवान चुपचाप उसके पीछे चला गया। जब वे छत पर पहुंचे, विवान और जोनाथन 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे की हरकतों पर नजर रखी ताकि जब कोई भी एक कदम उठाए वे प्रतिक्रिया कर सकें। अवसादित होकर जोनाथन ने पहले कदम बढ़ाया। वर्तमान में वह इतना आत्मविश्वासी था कि वह विवान को हरा सकता है। उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा कुछ ऐसी थी जिसे उसे निकालने की आवश्यकता थी और विवान एक अच्छा स्थान था जहां वह स्वतंत्र रूप से वेंट कर सकता था। वह 2 कदम आगे बढ़ा और पंच मारा। पंच में छिपी विस्फोटक शक्ति ने विवान को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। ये वास्तव में पहली बार था जब वह किसी के साथ लड़ने जा रहा था जो जोनाथन के समान मजबूत था। फिर भी वह चिंतित नहीं था। उसने अपनी दाहिनी हाथ को उठाया और आसानी से पंच को परे कर दिया। वह जो करना चाहता था वह ये था कि जोनाथन को पूरी तरह से ऊर्जा अवशोषित करने में मदद करना। इसलिए उसने जोनाथन को आक्रामक रहने दिया। देखकर कि उसका पंच प्रभावी नहीं था, जोनाथन ने एक और पंच फेंका, लेकिन पहले की तरह विवान ने इसे आसानी से परे कर दिया।
इससे जोनाथन को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी गरिमा को चुनौती दी जा रही है। तो उसने एक के बाद एक पंच फेंकना शुरू कर दिया। विवान को आराम करने का समय नहीं दिया। उसने प्रत्येक पंच के पीछे की गति और शक्ति को बढ़ा दिया, लेकिन किसी कारण से विवान हमेशा उसकी हमलों को परे कर देता था। निराश होकर जोनाथन ने फिर से अपने हमलों की आवृत्ति बढ़ा दी, और इसी बिंदु पर उसने देखा कि हर पंच के साथ उसकी ताकत बढ़ रही थी, और इसलिए उसने विवान को हिट न कर पाने के बारे में भूलकर लगातार जाप फेंकने पर ध्यान केंद्रित किया। विवान बिल्कुल भी परेशान नहीं था। वह जोनाथन का मनोरंजन करता रहा। अब तक उसने एक बार भी हमला नहीं किया। बस ऐसे ही 20 मिनट बीत गए। जोनाथन पहले से ही लगातार फेंके गए पंचों से पसीना बहा रहा था। इस बिंदु पर विवान ने महसूस किया कि जोनाथन शायद पूरी तरह से ऊर्जा अवशोषित कर चुका है। एक मुस्कान चमकाते हुए उसने पहले उसके एक हाथ को पकड़ा और फिर दूसरे हाथ को अपने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही जोनाथन सोच रहा था कि उसके हाथ क्यों फंसे हुए हैं, विवान ने अपने घुटने से जोनाथन के पेट पर वार किया, जिससे वह जाग गया। जोनाथन को अचानक पेट में घुटने से मारा गया, जिससे वह अपनी दुनिया से जाग गया। विवान ने अपने हाथ छोड़ दिए और जोनाथन तेजी से पीछे हट गया। अब उसने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। पहले वह केवल हमला कर रहा था, ये भूलते हुए कि यह एक लड़ाई है जहां उसे भी मारा जा सकता है। विवान की आक्रामकता की कमी ने उसे पूरी तरह से उस स्थिति में डुबो दिया था जहां वह केवल हमले के बारे में सोच रहा था। अब जब वह ध्यान केंद्रित कर सकता था, उसने देखा कि उसने जितने भी घूंसे फेंके थे उनमें से कोई भी विवान पर नहीं लगा। असंतुष्ट महसूस करते हुए जोनाथन ने फिर से हमला किया। इस बार उसने सुनिश्चित किया कि वह विवान के किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है। इस बार उसने एक किक फेंकी। चून की घूंसे काम नहीं कर रहे थे। उसने किक मारने का फैसला किया। शायद वह वास्तव में उसे हिट कर सकेगा, लेकिन उसकी अपेक्षाओं के खिलाफ विवान वहीं नहीं खड़ा रहा। उसने कुछ कदम पीछे हटकर किक से बचाव किया। जोनाथन, जिसने उम्मीद की थी कि विवान वास्तव में हमले को रोक देगा, अनपेक्षित रूप से पकड़ा गया। इसलिए जिस बल से उसने किक फेंकी थी, उसने उसे एक तरफ झुका दिया। साथ ही विवान ने एक कदम बढ़ाया। जैसे ही जोनाथन अपने संतुलन को पाने की कोशिश कर रहा था, एक घूंसा उसके चेहरे की ओर बढ़ा। आश्चर्यचकित होकर जोनाथन ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी और अपने बाएं हाथ को हमले को रोकने के लिए उठाया। जब घूंसा उसके हाथ पर लगा तो उसे बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वह पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विवान का घूंसा इतना मजबूत होगा। हालांकि उसने पहले विवान का गलत आकलन किया था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक लड़ाकू नहीं था। वास्तव में वह किसी ऐसा व्यक्ति था जिसने कई जीवन और मृत्यु की लड़ाइयां लड़ी थी। इसलिए उसकी लड़ाई का अनुभव उच्च था। अब जब उसने लड़ाई को गंभीरता से लिया, तो उसने विवान के खिलाफ किक मारने की तरह की एक नौसिखिया गलती करने की हिम्मत नहीं की। दोनों ने एक दूसरे पर हमले किए, बचाव किया और हमलों से बचते रहे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस लड़ाई को देख रहा होता, तो वह पाता कि जोनाथन बहुत बड़े नुकसान में था। समय के साथ वह विवान द्वारा दबाया जा रहा था। यह मुख्य रूप से इस कारण था कि जोनाथन ने शुरुआत में विवान पर हमले करते समय बहुत अधिक ताकत खर्च की थी, और अब उसके पास पहले जैसी गति नहीं थी। विवान अपने घूंसे की ताकत और गति को बनाए रख रहा था। उसने सुनिश्चित किया कि वह ज्यादा ताकत का उपयोग न करे, ताकि जोनाथन को गंभीर चोट न लगे। फिर भी उसे जोनाथन को दबाने का अनुभव अच्छा लग रहा था। ये संतोष की भावना थी जो इस तथ्य से आई थी कि जोनाथन ने उसे सभी समय में परेशान किया था और विवान के पास इसका बदला लेने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए यह उसका अवसर था। दूसरी ओर जोनाथन महसूस कर रहा था कि विवान उसके साथ खेल रहा है। उसे लग रहा था कि चाहे वह क्या करे, वह हारने के लिए बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वह वही था जिसने सुझाव दिया था कि उन्हें लड़ाई करनी चाहिए। इसलिए वह पहले हार मानने वाला नहीं बनने वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और विवान के हमले उस पर लगते गए, जोनाथन के पास यह मानने के अलावा कोई चारा नहीं था कि वह विवान के मुकाबले नहीं है। अब उसकी दोनों आंखें काली हो चुकी थीं। उसके गाल पहले से ही सूज चुके थे। दूसरे शब्दों में, विवान उसे केवल पीट रहा था। ये वास्तव में कोई लड़ाई नहीं थी। मेरे पास कुछ और करने के लिए है, तो अलविदा, जोनाथन ने कहा और भाग गया। विवान, जो फिर से हमले के लिए तैयार हो रहा था, स्टन रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि जोनाथन वास्तव में भाग जाएगा। वह क्या करना चाहता था?
वह बस हार मान रहा था और वह ये नहीं कहने के लिए तैयार नहीं था कि वह हार मान रहा है। लेकिन अंत में विवान ने पेशेवर लड़ाई की क्षमता से मिली ताकत पर आश्चर्य किया। न केवल वह ताकत में अच्छा था, वह तकनीक और ज्ञान के मामले में भी अच्छा था। दूसरे शब्दों में, वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई लड़ाइयां लड़ी थी। इसलिए चाहे जोनाथन कितना भी मजबूत हो और चाहे उसने कितनी भी लड़ाइयां लड़ी हों, वह विवान के अनुभव के मुकाबले कभी नहीं आ सकता था। अपने सिर को हिलाते हुए विवान ने जोनाथन का पीछा करने का फैसला किया। चूंकि उसने पहले ही शरीर को सीधा करने वाली गोली की प्रभावशीलता का परीक्षण कर लिया था, इसलिए वह उन अन्य 20 के लिए समाधान तैयार करना शुरू कर सकता था जो पहले से ही कार्डिनल सुप्रीम होटल में थे। अपने कमरे में वापस आने के बाद विवान ने बड़े मापने वाले सिलेंडर का उपयोग करके 200 मिलीलीटर पानी मापा और उसे एक बीकर में डाला। इसके बाद उसने 40 शरीर को मजबूत करने वाली गोलियां ली और उन्हें उसमें घोल दिया। फिर नुस्खे में दिए गए प्रक्रिया का पालन करते हुए उसने एक और शरीर को मजबूत करने वाला समाधान तैयार किया। इसके बाद उसने 10 मिलीलीटर समाधान मापा और उसे 20 छोटे कांच की बोतलों में डाला। सब कुछ करने के बाद उसने कलाइन को फोन किया और उसे समाधान लेने के लिए बुलाया। लगभग 5 मिनट बाद कलाइन आया। विवान ने उसे समाधान सौंपा और निर्देश दिया, आप में से प्रत्येक को एक बोतल लेनी होगी। अंदर का समाधान पी लो और सुनिश्चित करो कि तुम इसे पीने की तुरंत बाद ट्रेनिंग के लिए जाओ। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि विवान ने उसे क्या दिया है, फिर भी उसने विवान के आदेश का पालन करने का फैसला किया और अपने कमरे में वापस जाकर दूसरों को बुलाने लगा। उसने उन्हें समाधान दिया और उन्हें वही निर्देश दिए जो विवान ने उसे दिए थे। और ठीक उसी तरह वे भी भ्रमित थे और उनमें से कोई भी यह नहीं बता सका कि विवान ने उन्हें क्या दिया है। क्या आपको नहीं लगता कि यह उन अवैध दवाओं में से एक है जो प्रतिबंधित हैं? उनमें से एक ने पूछा। आपको ऐसा क्यों लगता है? दूसरे ने पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि यह अजीब है कि उसने हमें ये चीज दी और कहा कि हमें इसे तब लेना है जब हम कसरत कर रहे हों? पहले व्यक्ति ने कहा, ये सच है, लेकिन उस तरह की दवा का क्या उपयोग है? मुझे नहीं लगता कि बॉस ऐसा व्यक्ति है। वह हमें अवैध दवाओं का उपयोग करने के लिए क्यों कहेगा? दूसरे व्यक्ति ने इसका खंडन किया। किसी भी मामले में मैं विश्वास करता हूं कि बॉस हमें कुछ ऐसा नहीं देगा जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। निजी टीम अभी हाल ही में बनी है और ये देखते हुए कि उसने कहा कि हम उसके लिए बहुत उपयोगी हैं, इसका मतलब है कि उसके पास हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। कलाइन ने कहा, बिल्कुल सही, बस इसके बारे में सोचो। अगर हम सोचते हैं कि यह एक दवा है तो हम निजी टीम को छोड़कर अपने रास्ते पर जा सकते हैं। यह नहीं है कि वह हमें अपनी अधीनता में रहने के लिए मजबूर करेगा। समूह ने यह सोचना जारी रखा कि विवान क्या करने का इरादा रखता है। उनमें से कुछ थे जो समाधान पीने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन अंत में चूंकि समूह के अधिकांश ने तय किया कि वे समाधान लेंगे और विवान पर विश्वास करेंगे, इस अल्पसंख्यक समूह ने भी अनुसरण करने पर सहमति व्यक्त की। अगली सुबह समूह ने एक नजदीकी जिम में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे कसरत करने के लिए तैयार हुए, उन्होंने प्रत्येक ने विवान द्वारा दिए गए समाधान को पिया। उन्होंने ये निजी तौर पर किया। उस क्षण में उन्होंने महसूस किया कि उनकी ताकत में एक नाटकीय वृद्धि हुई है। वे पहले सामान्य पुरुष और महिलाएं थे, लेकिन अब वे अत्यधिक मजबूत थे। इन लोगों को अब समझ में आया कि विवान ने कहा था कि उन्हें तुरंत कसरत करने के लिए क्यों कहा। इसलिए उन्होंने प्रत्येक ने उस गतिविधि को करने का निर्णय लिया जो उन्हें अपने शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने में मदद करेगी। कुछ ने ट्रेडमिल का उपयोग किया और अपनी अधिकतम गति से दौड़ने लगे। दूसरों ने डंबल उठाने के लिए गए और इसी तरह। दूसरे शब्दों में, उन्होंने प्रत्येक ने कुछ ऐसा किया जो उन्हें लगता था कि वे संभाल सकते हैं। जो लोग किनारे से देख रहे थे, वे इस समूह के लोगों को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और उन पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ने तो उनके कार्यों को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। ये लोग क्या खाते हैं? सही है, क्या हम भी वही चीजें खाते हैं? हे, क्या आपने देखा कि इनमें से एक केवल विश्व रिकॉर्ड तोड़ सकता है? अब जब आप इसका उल्लेख कर रहे हैं, तो ये सच है। बिग्गी, क्या आपने नहीं कहा कि आप जिम में सबसे मजबूत व्यक्ति हैं? क्यों नहीं आप अपनी स्थिति की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते? यार, कभी कभी हमें यह मानने के लिए सहमत होना चाहिए कि हम दूसरों से कमजोर हैं। क्या आप नहीं जानते कि हमेशा कोई न कोई आपसे मजबूत होता है? क्या बकवास है? क्या वह एक महिला है? अब जब आप इसे देख रहे हैं, तो आप इसे नोटिस कर रहे हैं। हाँ, मैंने बस सोचा था कि सभी पुरुष हैं।
कौन जानता था कि उनमें एक महिला है। उनमें दो हैं, एक नहीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे ये सामान्य है। मेरी पत्नी ऐसी है, जब भी हम लड़ते हैं वह हमेशा मुझे पीट देती है। टस, किसने कहा कि आपकी पत्नी मजबूत है? ये बस इतना है कि आप बहुत कमजोर हैं। आप जिम में सबसे हल्का वजन भी 10 बार नहीं उठा सकते। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे आप वहां की महिलाओं के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे जैसे दर्शक समूह उन 20 पुरुषों और महिलाओं की ताकत के बारे में चर्चा करते रहे, केंद्र में ध्यान का केंद्र बने लोग उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। वे अब अपनी ताकत को एक उच्च स्तर पर बढ़ते हुए महसूस कर रहे थे। जितना अधिक वे कसरत कर रहे थे, उतना ही वे मजबूत हो रहे थे। इसके अलावा ये केवल ताकत में वृद्धि नहीं थी, उनकी गति, सहन शक्ति आदि में भी वृद्धि हो रही थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके शरीर की हड्डियां भी मजबूत हो रही हैं। लगभग आधे घंटे की तीव्र कसरत के बाद समूह एक एक करके रुक गया। समूह को महसूस हुआ कि वे अब थक गए हैं और उस समय वे केवल एक अच्छी नींद लेना चाहते थे ताकि वे आराम कर सकें। इसलिए बिना ये परवाह किए कि वे पहले स्नान करें, समूह जिम से बाहर निकल गया। अच्छी बात यह थी कि जिम होटल से बहुत दूर नहीं था, इसलिए वे आसानी से अपने कमरों में वापस गए और बिना स्नान किए अपने बिस्तरों पर गिर पड़े। विवान को उन 20 लोगों पर समाधान के प्रभाव का पता नहीं था। वर्तमान में वह इस बारे में सोच रहा था कि वह ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करने जा रहा है कि समूह को प्रशिक्षित किया जाए। सिर्फ मजबूत होना समूह के लिए निजी टीम का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त नहीं था, उन्हें उससे अधिक की आवश्यकता थी। विवान ने ट्रेसी से पूछा कि क्या कंपनी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है। वह केवल मांसपेशियों नहीं, बल्कि कौशल को भी बहुत महत्वपूर्ण मानता था। इसलिए उन 20 लोगों को अपनी कौशल और विशेष परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के तरीके को प्रशिक्षित करने के लिए जाना था। नमस्ते बॉस, ट्रेसी ने जवाब दिया। आपकी तरफ सब कुछ कैसा चल रहा है? विवान ने पूछा। सब कुछ ठीक चल रहा है। अगले सप्ताह तक विलय पूरा हो जाना चाहिए, ट्रेसी ने उत्तर दिया। यह अच्छा है। वैसे क्या कोई है जो गार्डों को प्रशिक्षित कर रहा है? विवान ने पूछा। हाँ, एक ऐसा है जो पहले सेना में था। जब वह घायल हुआ तो वह वहां और नहीं रह सका और इसलिए उसने कुछ सरल करने का फैसला किया। वह अब विशेष गार्डों को प्रशिक्षित करता है जो हमेशा बॉडीगार्ड की जिम्मेदारियां लेते हैं, ट्रेसी ने समझाया। ठीक है, मैंने समझ लिया। उसे सूचित करें कि मैं उसे प्रशिक्षित करने के लिए लोगों को भेजना चाहता हूँ। उन्हें सभी संभव तरीकों से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, विवान ने कहा। मैं सुनिश्चित करूंगी कि यह जानकारी उसे पहुंचा दूं, ट्रेसी ने सहमति दी। ठीक है, वे एक हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं। आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरफ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेलीकॉप्टर के साथ घूमना सुविधाजनक होगा, विवान ने जोड़ा। ट्रेसी यह जानकर प्लेजेंटली सरप्राइज हुई कि विवान उन्हें एक हेलीकॉप्टर दे रहा है। ये याद रखना चाहिए कि वे महीने में जो भी पैसा कमा रहे थे वह वास्तव में कंपनी का विस्तार करने के लिए उपयोग किया जा रहा था। ये वही था जो विवान ने पिछले दौरे के दौरान तय किया था। इसलिए महीने में जो भी राजस्व अर्जित किया गया था वह कंपनी में निवेश के रूप में उपयोग किया गया था। उसने कुछ हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना भी बनाई थी। हालांकि यह सच था कि उनके पास पहले से ही कुछ हेलीकॉप्टर थे, ये भी सच था कि वे उन शहरों में फैली कंपनी की शाखाओं की सेवा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बॉस, हमारे पास अभी भी एक अच्छा मात्रा में पैसा है। हम इसका उपयोग कई हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए कर सकते हैं। आपको अपना व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेसी ने समझाने की कोशिश की। चिंता मत करो, ये हेलीकॉप्टर खास है। कुल मिलाकर 3 होंगे, लेकिन उनमें से 2 तब दिए जाएंगे जब विलय पूरा हो जाएगा, विवान ने जोर दिया। ठीक है, ट्रेसी ने सहमति दी। चूंकि विवान ने कहा कि यह खास है, उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसके दिल में उसे नहीं लगता था कि हेलीकॉप्टर में कुछ खास है। आखिरकार इसमें ऐसा क्या खास हो सकता है? किसी भी मामले में वह केवल ये देखने के लिए इंतजार कर सकती थी कि विवान इसे इतना खास क्यों मानता है। इसलिए जब उसने सहमति दी तो उसने मुख्यालय जाने वाले लोगों की संख्या पूछी और कॉल समाप्त कर दी। विवान अब राहत महसूस कर रहा था कि वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जो उन 20 लोगों को कौशल के मामले में प्रशिक्षित कर सकता था। और यदि संभव हो तो विवान चाहता था कि यह व्यक्ति जो सेना से था, निजी टीम में भी शामिल हो जाए। ये केवल एक चोट थी,
जोनाथन का जहर शरीर को मजबूत करने वाले समाधान द्वारा ठीक हो गया था। इसलिए विवान को विश्वास था कि अगर वह अंग नहीं खो रहा है तो उसकी चोट का इलाज कराना असंभव नहीं था। जहां तक उसकी भागीदारी का सवाल है, यह उस पर और डेनाली पर निर्भर करेगा। यदि डेनाली को लगता था कि वह शामिल होने के लिए अच्छा है तो विवान उसे तुरंत आमंत्रित करेगा। यदि वह सहमत हो गया तो विवान निश्चित रूप से उसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान देगा। अब उसने केवल 32 गोलियां खर्च की थीं। उसके पास अभी भी 174 गोलियां बची थीं। इसके अलावा एक और बैच तैयार किया जा रहा था, और जब वह भी आएगा तो उसके हाथ में गोलियों की संख्या इतनी होगी कि वह एक बड़ी संख्या में लोगों को मजबूत कर सकेगा। गोलियों की प्रभावशीलता इतनी उच्च थी, लेकिन उन्हें बनाने में इतनी आसानी क्यों थी? सामग्री बहुत सस्ती थी और उनमें से अधिकांश आसानी से मिल जाती थी। ये दवा का यही हाल है। सामग्री हमेशा उपलब्ध होती है, बस लोग नहीं जानते कि जब आप इस पौधे और इस घास को मिलाते हैं तो आपको ये प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा भले ही कोई व्यक्ति इसे आजमाना चाहता हो, उसे पहले 2 पौधों के सार को मिलाकर प्रभाव देखने की कोशिश करनी होगी, फिर सही अनुपात खोजने के लिए। ये सब बहुत समय लेने वाला है। विवान ने सिर हिलाया। यही कारण है कि किसी विशेष बीमारी की दवा के लिए अनुसंधान कभी कभी कुछ वर्षों या दशकों तक चल सकता है, इससे पहले कि परिणाम दिखाई देने लगे। विवान चाहता था कि डेनाली द्वारा चयनित समूह शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों के दूसरे बैच को पूरा करने के तुरंत बाद एंटी ल्यूकेमिया गोलियों का उत्पादन शुरू कर दे। इस तरह वह उस लक्ष्य के करीब पहुंच जाएगा जो वह चाहता था। उसे पता था कि दवा क्षेत्र पर एकाधिकार करना कठिन होगा। इस पक्ष से वह केवल पैसे की उम्मीद कर रहा था। पैसा फिर अन्य कंपनियों को विकसित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था जिनमें कम से कम प्रतिस्पर्धा थी, और वह सिस्टम अपग्रेड के लिए आवश्यकताओं में से एक को पूरा कर सकेगा। आपने 96 करोड़ रुपए कमाए। गुणक लागू किया गया। आपको 9,600 करोड़ रुपए मिलते हैं। विवान अचानक सिस्टम की प्रॉम्प्ट से हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय पैसे आएंगे। अब सवाल ये था कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। ये पहली बार था जब सिस्टम ने पैसे के स्रोत का उल्लेख नहीं किया, अगर वह स्वयं लेन देन नहीं कर रहा था। जैसे ही उसके सवाल का उत्तर देने के लिए एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट प्रकट हुआ। सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया से पहली आए। इनाम के रूप में आपको एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग मिलती है। तभी उसके हाथ में अभी भी फोन वाइब्रेट हुआ। बैंक से प्राप्त संदेश को देखकर विवान ने भावुकता से साइड किया। फ्लायर्स बैंक बचत खाता में 9,600 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वर्तमान बैलेंस 26 अरब 85 करोड़ 59,24,216 रुपए है। वह अब अपने लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपए के आधे रास्ते पर था। ये वास्तव में पहली बिक्री थी जो तब हुई थी जब उसे वास्तव में ऑस्टिन के साथ वेंचर सिटी में दांव के रूप में सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया का इनाम मिला था। अपने खाते में बैलेंस को देखकर विवान ने देखा कि लक्ष्य करीब आ रहा है। उसने सोचा कि वह कौन था जिसने विला खरीदा था। सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया में कुल 30 विला बिक्री के लिए थे। विला एक निश्चित पैटर्न और कीमत के अनुसार बनाए गए थे। प्रत्येक विला की कीमत के साथ 5 थे। विलाओं की कीमतें थी 20 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपए, 105 करोड़ रुपए, 118 करोड़ रुपए, 130 करोड़ रुपए। ये थे 25 विला। फिर 4 विला थे जिनकी कीमत 190 करोड़ रुपए थी। जहां तक अंतिम विला का सवाल है, जिसे विवान ने सोचा था कि वह इसे अपने लिए ले लेगा यदि कोई इसे 1 महीने की बुकिंग के अंत तक नहीं खरीदेगा, इसकी कीमत 695 करोड़ रुपए थी। ये पूरे रेसिडेंशियल एरिया का सबसे महंगा विला था, और अब विवान के रेसिडेंशियल एरिया पर कब्जा करने से पहले 6 विला बेचे गए थे। 20 करोड़ रुपए वाले 5 और 96 करोड़ रुपए वाला 1। अब एक और विला की खरीदारी जो 96 करोड़ रुपए का था, पूरी हो गई थी। अब जब विवान इसके बारे में सोचता है तो उसे पूरा सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया इनाम के रूप में मिला था। इसकी कीमत कम से कम 3,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, लेकिन पहले से ही 6 भवन बेचे जा चुके थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वास्तव में उसे उसके 6 विला से धोखा दिया गया था? सिस्टम, मेरे 6 विला का पैसा कहाँ है? किसने कहा कि 6 विला आपके हैं? आप सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया में 30 विला में से 24 के मालिक हैं। विवान, क्या बकवास है? क्या उसे सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया का इनाम नहीं मिला था? क्यों ये हुआ कि वह केवल कुछ विला का मालिक था और अन्य नहीं? क्या इससे उसकी संपत्ति की कीमत कम नहीं हो गई? बेचे गए विला की गिनती नहीं की जाती। बेचे गए विला की कीमत 196 करोड़ रुपए हो सकती है।
दूसरी ओर, हालांकि उन लोगों के पास विला है, जब तक वे अपने आंगन से बाहर निकलते हैं वे आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण कर रहे हैं। आपके पास 24 विला के साथ साथ रेसिडेंशियल एरिया में मौजूद सभी अन्य सुविधाएं हैं। इसका मतलब है कि भले ही आप सभी विला बेच दें, आप अभी भी खेल के मैदानों, स्विमिंग पूलों और अन्य सुविधाओं के मालिक माने जाएंगे जो विला और सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया के आंगनों के बाहर उपलब्ध हैं। विवान अंततः शांत हो गया। ये पता चला कि सिस्टम उसे उस इनाम से धोखा नहीं दे रहा था जो उसे प्राप्त होना था। अब जिस चीज को उसने अभी प्राप्त किया, एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग। विवान अभी भी काटू शहर में नया माना जाता था, इसलिए उसे शहर में अधिकांश भवनों के नामों के बारे में अभी तक पता नहीं था। इस समय के लिए एकमात्र समाधान उसके लिए खोज करना और यह पता लगाना था कि वह भवन क्या था। उसने पाया कि एडेंस वास्तव में 50 मंजिलों वाली एक इमारत थी। ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट बिल्डिंग था। वर्तमान में इसमें अधिकांश अपार्टमेंट भरे हुए थे और पूरे अपार्टमेंट बिल्डिंग की अनुमानित कीमत 1030 करोड़ रुपए थी। यह एक आसमान छूती कीमत थी। दूसरे शब्दों में, हालांकि एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग शहर में सबसे ऊंची इमारत नहीं थी, ये फिर भी एक शानदार अपार्टमेंट ब्लॉक था। विवान ने सोचा कि वह और भी अमीर होता जा रहा है। फिर उसने कुछ सोचा, सिस्टम, क्या मुझे अपार्टमेंट से पहली आय पर कोई इनाम मिलेगा? नहीं, विवान, आपको सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया का इनाम सिस्टम से मिला था जो दांव के गुणन प्रभाव के कारण था। इस तरह यह आपकी प्राप्त आय है। जहां तक एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग का सवाल है, ये सिस्टम से एक इनाम है। सिस्टम से एक इनाम आपको कोई इनाम नहीं देता, केवल आय गुणक। यदि यह नहीं होता कि सेरेनिटी रेसिडेंशियल एरिया आपके लिए इनाम से पहले बिक्री के लिए था, तो इसे बेचने से होने वाली आय का गुणन नहीं होता, केवल किराए जैसी आय का गुणन होता। तो यदि आप ग्लेज होटल बेचते हैं तो आपको पहली बार आय का इनाम मिलेगा जब तक कि पहला महीना नहीं बीत गया है। लेकिन जो इनाम आप प्राप्त करेंगे, भले ही आप इसे बेच दें, आय का गुणन नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, सिस्टम आपको उन इनामों को बेचने का समर्थन नहीं करता है जो आपको दिए गए हैं। विवान अंततः समझ गया। आखिरकार तब, हालांकि उसने वास्तव में ऑस्टिन के स्वामित्व वाली इमारतों और कारों को बेचा था, वहां कोई गुणन प्रभाव नहीं था क्योंकि उसे पहले से ही कुछ हिस्सा 100 गुना अधिक इनाम मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि अब जब शोन्जू वहां नहीं है, लोग अंततः विला खरीदने लगे हैं या कुछ? किसी भी मामले में, विवान ने तय किया कि वह फिर से रेसिडेंशियल एरिया का दौरा करेगा। इसी क्षण किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये जानकर कि यह कौन था, विवान अपने कमरे से बाहर निकला और दरवाजा खोला। उसने पाया कि कलाइन और अन्य 19 लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने विवान को देखा, सभी ने गहरी झुककर कहा, धन्यवाद बॉस, जो अवसर आपने हमें दिया। हालांकि वह पहले हैरान था, जब उसने उनके शब्द सुने, विवान को अंततः एहसास हुआ कि वे उस शरीर को मजबूत करने वाले समाधान के बारे में बात कर रहे थे जो उसने उन्हें दिया था। उसने अपने हाथ को लहराते हुए कहा, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। यह उन लाभों में से एक है जो मैंने आप लोगों से कहा था जब मैं आपसे टीम में शामिल होने के लिए कह रहा था। अब जब आप मजबूत हैं, तो आपको कुछ कौशल भी चाहिए। तो आप जा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आप गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड के मुख्यालय जा रहे हैं ताकि आप प्रशिक्षित हो सकें। विवान के शब्द सुनकर समूह एक पल के लिए स्टन रह गया, फिर वे उत्साहित हो गए। वे बस सामान्य लोग थे जिन्होंने सेफ्टी एनफोर्सर्स सिक्योरिटी कंपनी के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने का निर्णय लिया था। आखिरकार उन्हें निजी टीम में शामिल होने के लिए चुना गया था। अब न केवल उनकी सैलरी बहुत बढ़ गई थी, बल्कि वे औसत पुरुषों से भी मजबूत थे और अब उन्हें कौशल और कई अन्य चीजों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। इसलिए वे उत्साहित थे। हर किसी को ऐसा अवसर नहीं मिल सकता, ये देखते हुए कि पहले उन्हें चुनने से पहले उनमें से 100 थे। इसके अलावा उन्हें ये भी नहीं पता था कि देनाली ने उन्हें चुनने से पहले क्या देखा था। धन्यवाद बॉस, हम अब तैयारी करेंगे, कलाइन ने कहा। कोई समस्या नहीं, गैब्रियल आपको हेलीकॉप्टर के जरिए वहां ले जाएगा। आप तब तक प्रशिक्षण लेंगे जब तक मैं आपको नहीं बुलाता। आपका प्रशिक्षण कई महीनों तक चल सकता है। किसी भी मामले में आपको केवल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जब तक कि मुझे आपको आने की आवश्यकता न हो। विवान ने जोड़ा। कुछ समय तक समूह के साथ बातचीत करने के बाद वे चले गए। विवान फिर से अपने कमरे में वापस गया। वह अभी भी सोच रहा था कि क्या वह अन्य टीमों का गठन करवा सकता है ताकि वह उन्हें जल्द से जल्द प्रशिक्षित कर सके। लेकिन ये सोचकर कि श्रेयन का अभी भी क्रिस्टल सिटी में है, विवान ने सिर हिलाया।
उसे उस विचार को लागू करने से पहले उसका इंतजार करना होगा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर। फोन उठाते हुए विवान ने कहा, नमस्ते, आप कौन हैं? नमस्ते मिस्टर विवान, मैं एडेंस रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रबंधक एल्विस हूँ। मुझे सूचित किया गया था कि आपने इमारत का अधिग्रहण किया है, इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आप कोई बदलाव करना चाहेंगे? एक आदमी ने कहा। कुछ समय सोचने के बाद विवान ने तय किया कि उसे श्रेयंका के आने तक इंतजार करना होगा ताकि ऐसा कुछ हो सके। बस सामान्य तरीके से काम करते रहें। मैं बाद में देखूंगा कि क्या कोई बदलाव किया जा सकता है। ठीक है बॉस। एल्विस, जो काफी नर्वस था, खुश हुआ। हालांकि वह ब्लॉक का प्रबंधक था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बदला नहीं जा सकता। ये देखते हुए कि विवान ने अभी अभी इमारत खरीदी थी और वह उसे नहीं जानता था, वह उसे किसी और व्यक्ति से बदल सकता था जिसे वह भरोसा करता था। इसलिए हालांकि यह अस्थायी था कि उसे नहीं बदला जाएगा, एल्विस इससे अधिक खुश था क्योंकि वह इस अवसर का उपयोग करके नए बॉस को प्रभावित कर सकता था। कॉल समाप्त करने के बाद विवान होटल से बाहर निकला। वह अभी भी शहर में घूमना चाहता था ताकि वह खुद को परिचित कर सके। इसके अलावा वह यहाँ काटू में एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदना चाहता था। वह पहले वेंचर सिटी में जैक्सन एंटरप्राइज का मुख्यालय रखना चाहता था, लेकिन व्यस्त काटू को देखकर उसने इसके खिलाफ फैसला किया। चूंकि ये देश का केंद्रीय स्थान था, विवान इसे अपने मुख्यालय के स्थान के रूप में उपयोग कर सकता था। इस तरह वह व्यवसाय का विस्तार करते समय अन्य प्रांतों तक आसानी से पहुंच सकता था। एक बिक्री के लिए उपलब्ध ऑफिस बिल्डिंग को आसानी से खोजने के लिए विवान ने एक रियल एस्टेट एजेंसी जाने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद विवान ने एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट एजेंसी पाई जिसका नाम प्रॉपर्टी मास्टर्स था। वह उस इमारत में गया जहां ये स्थित थी। पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि ऑफिस बिल्डिंग के मॉडल 6ठी मंजिल पर मिल सकते हैं। लिफ्ट लेकर विवान अंततः वहां पहुंचा। वहां उसने देखा कि यहाँ कई बिल्डिंग के मॉडल थे और देखने से वे सभी ऑफिस बिल्डिंग थीं। नमस्ते सर, क्या आप एक मंजिल या एक ऑफिस किराए पर लेना चाहेंगे? एक युवा आदमी विवान के पास आया और उसका अभिवादन किया। वह यहाँ के स्टाफ में से एक था। मैं एक बिल्डिंग खरीदना चाहूंगा, विवान ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। युवक अचानक चौंक गया। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। इस तरफ सर, यहाँ कई बिल्डिंग हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। वह स्पष्ट रूप से विवान को बिक्री के लिए उपलब्ध बिल्डिंग के मॉडल दिखाने के लिए खुश था। यहाँ आने वाले अधिकांश लोग मुख्य रूप से एक मंजिल या कुछ ऑफिस किराए पर लेना चाहते थे। किसी को पूरी बिल्डिंग खरीदने की इच्छा रखना दुर्लभ था, और हालांकि विवान युवा दिखता था, युवक ने उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। ये राजधानी थी, इसलिए यहाँ कई युवा मास्टर और महिलाएं थीं जो बिल्डिंग खरीदने आई थीं। अधिकतर समय यह इसलिए था क्योंकि उन्हें उनके परिवारों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा था। विवान ने उपस्थित मॉडल को देखा। उसने पाया कि उनमें से कोई भी उसकी पसंद के अनुसार नहीं था। वे बस औसत बिल्डिंग थीं और उनमें कुछ खास नहीं था। क्या आपके पास कोई बड़ी बिल्डिंग है जिसे आप बेच रहे हैं? विवान ने पूछा। ये युवक के लिए अप्रत्याशित था। विवान साधारण कपड़े पहने हुए था। अब वह संदेह करने लगा कि क्या विवान वास्तव में बिल्डिंग खरीदने की क्षमता रखता है या नहीं। शायद उसने देखा कि बिल्डिंग की कीमतें उससे अधिक थीं जितनी उसने उम्मीद की थी और वह बस बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। लेकिन हालांकि वह संदेह में था, युवक ने विवान को दूसरी मंजिल के एक अन्य भाग की ओर ले जाना जारी रखा। यहाँ विवान ने देखा कि कई गगनचुंबी इमारतों के मॉडल थे। उसने संतोष के साथ सिर हिलाया। यही वह था जिसे वह खोज रहा था। इसलिए उसने बिल्डिंग के मॉडल को देखना शुरू किया जबकि युवक उन्हें उसके लिए पेश कर रहा था। विवान केवल बिल्डिंग के आकार और डिजाइन को नहीं देख रहा था, वह एक ऐसी बिल्डिंग प्राप्त करना चाहता था जो एक अच्छे स्थान पर स्थित हो। तभी उसके पीछे से एक घमंडी आवाज आई, अरे क्या यह मेरे चचेरे भाई जोनाथन नहीं है? जब विवान ने ये सुना तो उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई। ऐसा लग रहा था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जो जोनाथन को जानता है, और उसकी आवाज के टोन से विवान बता सकता था कि दोनों के बीच का संबंध निश्चित रूप से अच्छा नहीं था। हालांकि इस व्यक्ति को भी उसका चचेरा भाई कहा जा सकता था, विवान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी आंटी अनिता और जोनाथन के अलावा विवान किसी और से जेस्टा परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था। वह सोच रहा था कि वह कितनी दुर्भाग्यशाली है कि वह उन लोगों से मिला जो जोनाथन को पसंद नहीं करते।
वह यहाँ पहले भी नहीं था, लेकिन उसने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। क्या ये हो सकता है कि वह इस बार जोनाथन के साथ आया है, इसलिए उसकी किस्मत कम हो गई है? और भी अधिक गुस्सा करने वाली बात यह थी कि सभी लोग जो उसे विवान समझते थे, उनके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं थे। बेशक ये वेंडी के अलावा था। अन्य लोग, वे हमेशा उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, या जैसे कि यह व्यक्ति जिसे वह नहीं जानता था कि वह क्या चाहता था। उसे नजरअंदाज करते हुए विवान ने बिल्डिंग के मॉडल को देखना जारी रखा। उसने दूसरी पार्टी की उपस्थिति की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। दूसरी पार्टी इस बात को जाने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने जारी रखा, आप 1 साल से कहाँ छिपे हुए हैं? हम आपके लिए चारों ओर देख रहे थे, लेकिन हमें कोई निशान नहीं मिला। आप जानते हैं, मैंने सोचा कि आप प्रतियोगिता से डर गए हैं और छोड़ने का फैसला किया है। ये व्यक्ति विवान को पीटने की इच्छा पैदा कर रहा था। तुम्हारा क्या है? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया है? तुम मच्छर की तरह क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ और नहीं है? देखते हुए कि विवान ने सभी ताने के बावजूद भी प्रतिक्रिया नहीं दी, दूसरी पार्टी अंततः चुप हो गई। विवान ने राहत की सांस ली। उसने चयन जारी रखा। अंततः उसने एक ऐसा मॉडल पाया जो उसे पसंद आया। यह अल्फा टॉवर है। इसमें कुल 105 मंजिलें हैं। इसकी कीमत 2300 करोड़ रुपए है। प्रत्येक ऑफिस में अपना विश्राम क्षेत्र और बाथरूम है। मंजिल पर एक खुला स्थान है जहां लोग बातचीत कर सकते हैं। प्रत्येक ऑफिस में उन्नत स्तर की तकनीक है, जैसे कि लाइटिंग, पहचान, वॉइस कंट्रोल और कई अन्य। जैसे जैसे युवक टॉवर के बारे में बात करता गया, विवान को यह और भी पसंद आने लगा। ठीक है, चलो और इसे देखते हैं। अगर यह अच्छा है तो मैं इसे ले लूंगा, विवान ने सिर हिलाते हुए कहा। युवक बहुत उत्साहित था। पहले उसने संदेह किया था कि क्या विवान वास्तव में बिल्डिंग खरीदने की क्षमता रखता है, लेकिन जब दूसरी पार्टी आए और दावा किया कि विवान उसका चचेरा भाई है, तो उसने विश्वास कर लिया। आखिरकार उसे पता था कि वह व्यक्ति कौन था। वह और कोई नहीं बल्कि आथ था। ये व्यक्ति यहाँ कई बार आया था और हमेशा उन लड़कियों के लिए कई विला खरीदे थे जिनके साथ वह हमेशा आता था। तो अगर विवान इस व्यक्ति का चचेरा भाई है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास भी अच्छी खासी रकम होगी? केवल कमीशन की राशि के बारे में सोचते हुए युवक जल्दी में था, विवान को बिल्डिंग की ओर तेजी से ले जाने के लिए। हाँ, मैंने यहाँ क्या सुना? तुम उस टॉवर को खरीदना चाहते हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम उस कीमत को वहन कर सकते हो? तुम 1 साल से घर से दूर हो। इसके अलावा मैं भी इतनी बड़ी राशि खर्च नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसे अपनी जेब से न खर्च करूं, उस व्यक्ति ने तिरस्कार से कहा। पहली बार विवान ने मुड़कर दूसरी पार्टी का सामना किया। उसने पाया कि यह व्यक्ति उससे बड़ा था, शायद 21 या 22 साल का। आप कौन हैं? विवान ने पूछा। उसे स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति को नहीं जानता था। आथ, क्या तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत करते हो? उस व्यक्ति के माथे पर गुस्से के कारण नसें फड़क रही थी। ये शर्मनाक था। वह इस और उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन अंत में विवान उसे पहचानने का नाटक कर रहा था। इस मंजिल पर पहले से ही कई लोग मौजूद थे, इसलिए जब वह बात कर रहा था, उसने पहले ही काफी लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वह विवान को शर्मिंदा करने का इरादा रखता था। किसने सोचा था कि विवान उसे पहले शर्मिंदा कर देगा? मैंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए कृपया दूसरों को चचेरा भाई मत कहो जब वे तुम्हें जानते भी नहीं हैं। ये कहते ही विवान वहां से चला गया। युवक जो विवान को बिल्डिंग के मॉडल दिखा रहा था, उसने जल्दी से उसका पीछा किया। आथ के चेहरे पर गहरा भाव था। उसने कुछ समय सोचा और तय किया कि वह उनका पीछा करेगा। अगर विवान बिल्डिंग खरीदने में असमर्थ था, तो वह उस मौके का उपयोग करके उसे शर्मिंदा कर सकता था। इसके अलावा अगर यह सच था कि विवान वास्तव में बिल्डिंग खरीद सकता था, तो वह अपने पिता से मदद मांग सकता था। इस तरह वह विवान को और भी गुस्सा कर सकता था। हालांकि उसे पता था कि उसके पिता बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पर सहमत नहीं होंगे अगर इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन वह निश्चित था कि जब वह जोनाथन का नाम लेगा तो उसके पिता खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। इसके अलावा यह एक बिल्डिंग थी। समय के साथ बिल्डिंग की कीमत बढ़ती जाएगी, इसलिए वह भविष्य में इसे लाभ पर बेच सकता था। हालांकि उसे इस समय अधिक खर्च करना पड़ रहा था, ये बुरा नहीं होगा क्योंकि वह 3 से 5 वर्षों में अपने पैसे को बड़े लाभ के साथ वापस कमा लेगा। विवान को नहीं पता था कि आथ वास्तव में क्या योजना बना रहा था। भले ही उसे पता होता, वह इसकी परवाह नहीं करता।
दोनों ने अपने लैम्बोर्गिनी उरूस में प्रवेश किया जब युवा विक्रेता ने चाबियां और उसकी पहचान पास ली। जब वह कार चला रहा था, विवान ने देखा कि एक कार उनके पीछे आ रही थी। वह पहले से ही जानता था कि यह वही व्यक्ति है जो उनका पीछा कर रहा था। उसे परवाह नहीं थी कि वह व्यक्ति उनका पीछा करता है या नहीं, लेकिन जब तक वह उसे परेशानी में डालने की हिम्मत करता, विवान उसे यह बताने के लिए सुनिश्चित था कि वह उन लोगों में से नहीं है जिनसे खेला जा सके। 20 मिनट बाद वे एक टॉवर के सामने पहुंचे। ये टॉवर बेलनाकार आकार का था। भले ही दोपहर की धूप इमारत के फर्श से छत तक के कांच पर पड़ रही थी, वहां कोई परावर्तन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कांच सूरज की रोशनी को अवशोषित कर सकता है। विवान ने सिर हिलाया। हालांकि उसे पता था कि इससे अंदर का तापमान बढ़ सकता है, लेकिन वह चिंतित नहीं था क्योंकि ऐसी इमारतों में एयर कंडीशनर होते हैं। टॉवर ने एक विशाल स्थान घेर लिया था। इसके अलावा बाहर पर्याप्त पार्किंग स्थान था, साथ ही एक और जो भूमिगत था। कार से बाहर निकलने के बाद विवान ने देखा कि जो कार उनका पीछा कर रही थी वह भी पहुंच गई थी, और जब दूसरी पार्टी ने अपनी कार पार्क की तो वह उस लड़की के साथ उतरा जिसे उसने लाया था। विवान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह उसे भगा सकता था क्योंकि उसने अभी तक बिल्डिंग नहीं खरीदी थी। यह अभी भी बाजार में था और इसलिए वह इसे देखने और खरीदने के लिए जा सकता था जब तक वह चाहता था। चारों बिना किसी संकोच के इमारत में प्रवेश कर गए। फिर युवा आदमी ने फिर से उन्हें इमारत का परिचय देना शुरू किया। विवान यहाँ की तकनीक के स्तर को देखकर हैरान रह गया। लिफ्ट में बटन दबाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस मंजिल का नाम लेना होता था और लिफ्ट आपको वहां ले जाती थी। दूसरे शब्दों में ये वॉइस कंट्रोल था। ऑफिस में प्रवेश करने के लिए पहले अपनी जानकारी पंजीकृत करनी होती थी। फिर जिस क्षण व्यक्ति पहुंचता, दरवाजा अपने आप खुल जाता। ऑफिस केवल बिल्डिंग के मालिक और ऑफिस के मालिक के लिए खुल सकता था। अन्य लोगों के लिए केवल एक अतिरिक्त व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। वह पर्यवेक्षक या प्रबंधक हो सकता था। ये सब इस पर निर्भर करता था कि किसने अपनी जानकारी दर्ज की थी। इसे इस तरह से बनाया गया था कि यह बिजली की बचत करेगा। एक बार जब ऑफिस का मालिक शाम को बाहर निकल जाता, जब तक कि करने के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ अपने आप बंद हो जाएगा। इसमें डेस्कटॉप और लाइट्स शामिल हैं। इसलिए ये सलाह दी जाती थी कि यदि कोई दस्तावेज पर काम कर रहा है तो उसे बाहर निकलने से पहले इसे सहेज लेना चाहिए। जितना विवान देखता गया उतना ही वह प्रभावित होता गया। यह अल्फा टॉवर प्रभावशाली था। अब वह सोच रहा था कि अब तक कोई इसे क्यों नहीं खरीदा। यह नहीं है कि इसे खरीदने के लिए कोई नहीं है, बस वे इसे प्रबंधित नहीं कर सकते। जिसने इमारत का विकास किया उसने कहा कि इमारत केवल एक इकाई के रूप में बेची जा सकती है, मंजिलों के हिसाब से नहीं। युवा आदमी ने समझाना शुरू किया, और अधिकांश बड़ी कंपनियां जिन्हें पूरी इमारत की आवश्यकता हो सकती है, उनके पास पहले से ही अपनी खुद की है। नए लोगों के लिए वे कीमत को देखते हुए बिल्डिंग खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। हालांकि यह सच है कि कुछ लोग बिल्डिंग को किस्तों में खरीदने की स्थिति में हैं। डेवलपर चाहता है कि इसे एक बार में खरीदा जाए। वह नहीं चाहता कि ऐसा मामला हो जहां उसे किसी व्यक्ति का पीछा करना पड़े जब वह समय पर भुगतान करने में विफल हो जाए। विवान ने समझ लिया। ऐसा लगता था कि डेवलपर उन पागल लोगों में से एक था। वह मंजिल दर मंजिल इमारत बेचने को स्वीकार नहीं कर सकता था, और शायद वह सोचता था कि भले ही वे उस व्यक्ति के साथ सहमति पर पहुंच सकते हैं जो बिल्डिंग को किस्तों में खरीदना चाहता है, कौन ये सुनिश्चित कर सकता है कि उस व्यक्ति का व्यवसाय अगले दिन नहीं टूटेगा। व्यापार की दुनिया अप्रत्याशित होती है। किसी भी मामले में विवान को इसकी परवाह नहीं थी। उसे बिल्डिंग पसंद थी और वह इसे एक बार में खरीद सकता था। आखिरकार उसका बैलेंस 26,000 करोड़ रुपए से अधिक था। दूसरी ओर आर्थ भी हैरान था। उसने कभी ऑफिस बिल्डिंग खरीदने की परवाह नहीं की। उसके परिवार के पास पहले से ही कई इमारतें थीं और उसने एक और खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं देखी। लेकिन बिल्डिंग और यहाँ की तकनीक के स्तर को देखकर उसने सोचा कि इसे खरीदना कोई नुकसान नहीं होगा। अब वह बिल्डिंग खरीदने के लिए विवान को फिर से गुस्सा और अपमानित करने के लिए नहीं चाहता था। इसके बजाय वो वास्तव में इसे खरीदने के लिए ललचाया हुआ था। जैसे ही विवान कहने वाला था कि वह बिल्डिंग ले रहा है, आर्थ चिल्लाया, मैं बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी कीमत हो, मैं इसे ले रहा हूँ। विवान ने उसे उठे हुए भौहों के साथ देखा। वह अभी भी याद कर सकता था कि यह व्यक्ति बिल्डिंग खरीदने की शर्तों के बारे में विक्रेता की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था।
आह, इस सज्जन ने मुझसे पहले कहा था कि वह बिल्डिंग देखना चाहता है। युवा आदमी अपने सिर को खुजाते हुए बोला, यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है। तुम क्या कह रहे हो? बिल्डिंग को कोई भी खरीद सकता है जब तक कि उसने इसे नहीं खरीदा है। और जहां तक मुझे पता है, उसने ये भी सहमति नहीं दी है कि वह इसे खरीदने जा रहा है। आथ ने विवान की ओर देखते हुए तिरस्कार से कहा। युवा आदमी ने पाया कि यह उचित था, लेकिन उसे इस तरह की स्थिति में क्या करना है, यह नहीं पता था। जैसे ही वह ये सोचने में हिचकिचा रहा था, विवान ने कहा, उसे इसे लेने दो, जब तक वह इसे खरीद सकता है, कोई समस्या नहीं है। विवान ने कहा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही यह व्यक्ति जेसडा परिवार से हो, यह नहीं था कि जेसडा परिवार का कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता था। जेसडा परिवार अमीर था, लेकिन यह मुख्य रूप से संपत्तियों के मामले में था। विवान को यकीन था कि वे बिल्डिंग खरीदने के लिए अपने पूंजी प्रवाह को प्रभावित करने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक कि इसकी कोई तत्काल आवश्यकता न हो। हाँ, देखो, मुझे पता था कि तुम बिल्डिंग खरीदने की स्थिति में नहीं हो। अब तुमने इस व्यक्ति का समय बर्बाद कर दिया है कि वह आकर सभी परिचय दे। ये सब बेकार था। आथ जोर से हंसा। विवान ने उसके शब्दों का जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं कहा। वह बस एक तरफ खड़ा रहा और धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। चूंकि मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, तो तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? आथ ने विवान की ओर देखते हुए कहा। तुमने कहा, हालांकि तुमने बिल्डिंग खरीदने पर सहमति दी है, तुमने इसे अभी तक नहीं खरीदा है। बस इसे खरीदो, फिर तुम मुझे भगा देने का अधिकार प्राप्त करोगे। विवान ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? मुझे तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर दिखाने दो, आथ ने कहा। उसने युवा आदमी की ओर देखा और पूछा, न्यूनतम जमा राशि क्या है? जमा राशि? युवा आदमी चौंक गया। क्या उसने अभी नहीं बताया कि बिल्डिंग को एक बार में खरीदना होगा? ये व्यक्ति वास्तव में जमा राशि के बारे में क्यों पूछ रहा था? वह कभी कभी बहरा होता है। तुम्हें उसे फिर से इस बिल्डिंग को खरीदने की शर्तें समझानी चाहिए। शायद वह इस बार तुम्हें सुनेगा। विवान ने हंसते हुए कहा। आथ गुस्से में था। उसने विवान को ऐसे देखा जैसे वह उसे पीटने वाला हो, लेकिन ये सोचकर कि पहले उसे शर्मिंदा करना बेहतर होगा, उसने युवा विक्रेता की ओर देखा और व्याख्या की प्रतीक्षा की। दूसरी ओर युवा आदमी ने सोचा कि विवान ने जो कहा वह सही था, क्योंकि वे दोनों चचेरे भाई थे। इसलिए उसने वही बात समझाने का निर्णय लिया जो उसने विवान को बताई थी। कोई जमा राशि नहीं है, तुम्हें इसे एक बार में खरीदना होगा। आथ चौंक गया। वह इस शर्त पर विश्वास नहीं कर सका। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी अच्छी बिल्डिंग अभी तक नहीं खरीदी गई थी। क्या तुम इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हो? विवान ने एक तरफ से पूछा। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? आथ ने नाक चिढ़ाते हुए कहा। फिर उसने अपना फोन निकाला। उसने अपने पिता को कॉल करने का निर्णय लिया। उसने आगे बताया कि वह जोनाथन के साथ एक बिल्डिंग के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था और उसे पैसे की कमी थी। हालांकि पहले बूढ़े आदमी ने हिचकिचाहट दिखाई। जब उसने जोनाथन का नाम सुना तो उसने तुरंत सहमति दे दी। उसके पिता ने फिर उसे बताया कि उसे पैसे प्राप्त करने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। पुष्टि मिलने के बाद आथ ने युवा आदमी की ओर देखा और कहा, मैं 4 दिनों में बिल्डिंग लेने जा रहा हूँ। ओह, ठीक है सर। युवा आदमी ने सिर हिलाया। चूंकि बिल्डिंग बेची जा सकती थी, वह निश्चित रूप से पदोन्नति प्राप्त करेगा। न केवल ये, बल्कि उसे जो कमीशन मिलेगा वह लाखों में होगा। वह एक ही कदम में इसे हासिल कर लेगा। वह रियल एस्टेट कार्यालय की ओर वापस जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था जब विवान ने कहा, तुम एक बिल्डिंग हासिल करना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसे तैयार नहीं हैं। ये कहते हुए विवान ने सिर हिलाया और युवा आदमी की ओर देखा। मैं आज बिल्डिंग ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं आज ही पूरी की जाएं। विवान ने कहा। युवा आदमी पूरी तरह से स्टन रह गया। उसने सोचा था कि विवान बिल्डिंग खरीदने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वह अब कह रहा था कि वह वास्तव में इसे लेने जा रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तुम किससे मजाक कर रहे हो? तुम उस राशि का खर्च नहीं उठा सकते। मेरे पास मेरे पिता की मदद है, वह मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन वह खुद भी उस विशाल राशि को इकट्ठा करने में 4 दिन लगाएंगे। आथ ने विवान को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा। विवान ने कोई और शब्द नहीं कहा और सीधे एक कार्ड निकाला। यह एक प्लेटिनम कार्ड था जिसे केवल वे लोग रख सकते थे जिनके खाते में 10,000 करोड़ रुपए की जमा राशि हो। जैसे ही दोनों ने इसे देखा, वे हैरान रह गए।
ये फ्लायर्स बैंक का एक दुर्लभ कार्ड था और युवा आदमी ने इसके बारे में केवल सुना था। दूसरी ओर आर्थ ने ऐसा एक कार्ड देखा था। वह वही था जो उसके दादा के पास था। यहाँ तक कि उसके पिता के पास भी ऐसा कोई कार्ड नहीं था, क्योंकि उसके अधीन अधिकांश पैसे और संपत्तियां परिवार की थी और उन्हें उसके रूप में नहीं गिना जाता था। असंभव, तुम्हारे पास वह कार्ड कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि मेरे पिता के पास भी ऐसा नहीं है। इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है, यह एक नकली होना चाहिए। आर्थ ने विवान पर आरोप लगाया। विवान ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम्हारे पिता गरीब हैं, तो यह मत सोचो कि हर कोई उतना ही गरीब है। फिर उसने युवा आदमी की ओर देखा जो अब संदेह में था। चलो वापस चलते हैं, तुम वहां पहुंचकर कार्ड की प्रामाणिकता की जांच कर सकते हो। युवा आदमी सहमत हो गया। फिर समूह ने इमारत छोड़ दी। आर्थ ने निश्चित रूप से उनका पीछा किया, क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि विवान का कार्ड नकली था। वह ये स्वीकार नहीं कर सकता था कि विवान वास्तव में एक कार्ड रखता हो। ये सच था कि जॉन एथन के पास ऐसा कार्ड नहीं था। लेकिन किसने कहा कि विवान जॉन एथन है? विवान आर्थ के पिता से अधिक अमीर था। आखिरकार, जबकि आर्थ और उसके पिता जेस्डा परिवार के व्यवसाय का प्रबंधन कर रहे थे, विवान स्वतंत्र था। जो कुछ भी उसके पास था वह उसका था। जब वे वापस पहुंचे, युवा आदमी जल्दी से यह पुष्टि करने के लिए गया कि कार्ड असली है या नहीं। जब उसने पुष्टि की कि यह सच है, तो उसने विवान की ओर बहुत सम्मान से देखा। इस बार उसने पूरी तरह से आर्थ को नजरअंदाज कर दिया। उसने अभी देखा था कि हालांकि वे दोनों चचेरे भाई थे, वे एक ही पक्ष पर नहीं थे। चूंकि ऐसा था, वह भी केवल विवान की परवाह करेगा। विवान बिल्डिंग तुरंत खरीदने जा रहा था, जबकि आर्थ केवल 4 दिनों बाद ही इसे खरीद सकता था। ये देखकर कि विवान वास्तव में बिल्डिंग खरीद रहा था, आर्थ को अपमानित महसूस हुआ। उसने विवान के सामने ये बड़ाई की थी कि वह बिल्डिंग खरीद सकता है, केवल विवान को उसे खरीदते हुए देखने के लिए। हालांकि वह वास्तव में इसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ ही मिनटों में 2300 करोड़ रुपए जुटाने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा विवान उसे पैसे इकट्ठा करने का समय क्यों देगा? ये स्थिति देखकर कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसने जाने का निर्णय लिया। उसे बाद में उसे वापस भुगतान करने का एक तरीका खोजना होगा। विवान को परवाह नहीं थी कि वह गया या नहीं, क्योंकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस युवा आदमी का इंतजार करता रहा कि वह डेवलपर से संपर्क करे और उसे सूचित करे कि एक व्यक्ति है जो बिल्डिंग खरीदने के लिए तैयार है। लगभग 20 मिनट बाद एक मध्य आयु का आदमी आया। वह बिल्डिंग का डेवलपर था। जब उसने देखा कि विवान वास्तव में वह है जो बिल्डिंग खरीदने जा रहा है, तो वह हैरान था कि वह इतना युवा था। हालांकि वह संदेह में था। जब उसने प्लेटिनम कार्ड देखा, तो उसे इसे मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। मिस्टर जॉन एथन, अनुबंध तैयार है, लेकिन मुझे अभी भी आपकी आईडी और कुछ विवरणों की आवश्यकता है। युवा आदमी विवान के पास आया और पूछा। विवान ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, मैं विवान हूँ, जॉन एथन नहीं। क्या तुमने कार्ड पर नाम नहीं पढ़ा? ओह, वह तुम्हारा कार्ड था। युवा आदमी हैरान था। उसने सोचा था कि विवान ने बस किसी और का कार्ड लिया है और बिल्डिंग खरीदने आया है। इसलिए, हालांकि अनुबंध तैयार था, यह अभी भी एक सॉफ्ट कॉपी थी और खरीदार के विवरण की आवश्यकता थी। विवान ने ज्यादा नहीं कहा। उसने अपनी आईडी निकाली और युवा आदमी को दे दी। जब उसने उस पर नाम और तस्वीर देखी, तो उसे विवान की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस समय उसने विवान का और भी अधिक सम्मान किया। फिर उसने कुछ सोचा और पूछा, उस आदमी के बारे में। उसे अपना बयान पूरा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विवान ने बीच में ही कहा, वह आदमी एक बेवकूफ है। बस उसे भूल जाओ और जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करो। समझ गया सर। युवा आदमी ने सहमति दी और जल्दी से प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए चला गया। सिर्फ 30 मिनट में विवान ने अंततः ट्रांसफर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बिल्डिंग खरीदने के बाद विवान वहां से चला गया। वह चीजों को श्रेयंका के हवाले करना चाहता था। एक बार जब उसने सिस्टम अपग्रेड के लिए आवश्यकताएं पूरी कर ली, तो उसे उद्यम को पंजीकृत करना होगा। लैम्बोर्गिनी उरुस को सड़क पर चलाते हुए विवान का मूड अच्छा था। वह शहर में घूमना चाहता था और देखना चाहता था, ठीक उसी तरह जैसे उसने रियल एस्टेट एजेंसी में आने से पहले योजना बनाई थी। वह कई घंटों तक घूमता रहा और फिर होटल वापस चला गया। ये फिर से उसकी दैनिक दिनचर्या बन गई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह शहर में चीजों को जानता है। जैसे ही विवान ने ब्राइटवे मेडिकल रिसर्च सेंटर छोड़ा, दूसरी बैच की गोलियां 2 दिन बाद तैयार की गईं।
ये पता चला कि उन्होंने पहली बैच की गोलियां बनाने में इतना समय केवल इसलिए लिया था क्योंकि वे प्रक्रिया से परिचित होने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वे पहले से ही इसके साथ परिचित हो गए थे, वे आसानी से उत्पादन पूरा कर सकते थे। चूंकि श्रेयंका अभी तक वापस नहीं आई थी, विवान ने उनसे तीसरी बैच बनाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बताया कि उसने अभी तक समाधान नहीं पाया है। वह समाधान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। विवान के काटू शहर आने के बाद से 1 सप्ताह बीत चुका था। 20 लोगों ने पहले ही अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। श्रेयंका ने अल्फोंसो परिवार की संपत्ति की सभी खरीदारी पूरी कर ली थी। वह पहले ही काटू शहर आ चुकी थी और यह वह दिन था जब वे उस व्यक्ति को देखने जा रहे थे जो सेना से था। जब वे मुख्यालय पहुंचे तो वे सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े। गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड का मुख्यालय शहर के बाहरी इलाके में स्थित था ताकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। जब वे वहां पहुंचे, विवान ने देखा कि वहां कई गार्ड थे जो वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे थे। ये पिछले बार से पूरी तरह से अलग था जब वह यहां आया था। ये निश्चित रूप से उन परिवर्तनों के कारण था जो विवान ने उनसे पैसे खर्च करने के लिए कहा था। उच्च वेतन ने निश्चित रूप से कई लोगों को आकर्षित किया था और गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड ने अन्य सुरक्षा कंपनियों से कई लोगों को भर्ती किया था। इससे उन्हें कई सुरक्षा कंपनियों द्वारा दुश्मन के रूप में चिन्हित किया गया था जो उनके खिलाफ एकजुट हो गई थी। फिर भी विवान ने सोचा कि वे कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार पैसे के मामले में विवान खर्च करने के लिए तैयार था। इसलिए वेतन जैसे मुद्दे वो उन चीजों में से एक था जिसके बारे में वह सबसे कम चिंतित था। इसके अलावा कंपनी स्वयं अर्जित सभी राजस्व का उपयोग कंपनी की स्थितियों में सुधार के लिए करने जा रही थी। उन्होंने बहुत सारा उपकरण खरीदा था और कई लाभ दिए थे, और यही हाल ट्रेसी और आयुष का हाल ही में था। उन्होंने कई प्रशिक्षकों को आकर्षित किया था जो अब गार्डों को प्रशिक्षित कर रहे थे। यह विवान द्वारा की गई आवश्यकताओं में से एक थी। ये लोग 2 महीने के प्रशिक्षण से गुजरेंगे इससे पहले कि उन्हें काम करने का अवसर दिया जाए। लेकिन हालांकि वे प्रशिक्षण ले रहे थे, फिर भी उन्हें 2 महीनों के दौरान भत्ता प्राप्त होगा। बस ये था कि राशि उन लोगों की तुलना में कम होगी जो पहले से ही काम कर रहे थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड के गार्ड अधिक से अधिक पेशेवर बन गए। इससे कई ग्राहक आकर्षित हुए जो कंपनी के साथ अनुबंध करने के लिए अच्छी राशि देने के लिए तैयार थे। हालांकि विवान जानता था कि प्रतियोगी निष्क्रिय नहीं रहेंगे और वास्तव में चालाकी से काम कर सकते हैं। विवान उनके साथ खेल खेलने के लिए तैयार था जब तक कि वे ऐसा करने की हिम्मत करते। उसने स्वयं आयुष और ट्रेसी से कहा था कि वे कंपनी में किसी भी प्रकार की गंदगी को साफ करें। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग कर रहा था, तो उस व्यक्ति को न केवल बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि कंपनी उस पर मुकदमा भी करेगी। विवान ने ऐसा करने का कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि अन्य लोग गंदगी खोजें जो फिर कंपनी की प्रतिष्ठा को गिराने के लिए उपयोग की जा सके। वह चाहता था कि सब कुछ साफ हो, कोई भी ऐसा छिद्र न हो जिसका प्रतियोगी लाभ उठा सके। विलय अब पूरा हो चुका था और 2 छोटी सुरक्षा कंपनियां, सेफ्टी इन्फोसिस और एम्बर सिक्योरिटीज, पहले से ही गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड की शाखाएं बन गई थीं। वे और भी विस्तारित हुए क्योंकि पूंजी का निवेश किया गया था। 2 कंपनियों का गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड में विलय विवान के लक्ष्य को सुरक्षा क्षेत्र में एकाधिकार बनाने के लिए बढ़ावा दिया था। ये दोनों पहले से ही पश्चिमी प्रांत के कई शहरों में अपना प्रभाव फैला चुके थे। इसलिए विवान पहले से ही वहां अपनी शाखा का विस्तार करने के लिए उनके प्रभाव का उपयोग कर सकता था। विवान और श्रेयंका, जिनके साथ ट्रेसी और आयुष थे, ने उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो मैदान में प्रशिक्षण ले रहे थे। उनका ध्यान आकर्षित होने का कारण यह नहीं था कि विवान और श्रेयंका अच्छे दिखते थे, बल्कि यह उन 2 लोगों के कारण था जो उनके पीछे चल रहे थे। इन लोगों को पता था कि गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड के 2 लोग हैं। वे एक पुरुष और एक महिला हैं। उन्होंने ट्रेसी और आयुष को कुछ बार देखा था। ज्यादातर बार जब उन्होंने उन्हें देखा था, वह साक्षात्कार के दौरान था। जब गुडविशन सिक्योरिटी लिमिटेड कई बड़े बदलाव कर रहा था, तब आयोजित किए गए साक्षात्कार और प्रेस कॉन्फ्रेंस की संख्या बहुत थी। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चेहरे जनता ने देखे थे, वे दोनों के थे। इसलिए उन्होंने जान लिया था कि ये दोनों कंपनी के बड़े अधिकारी हैं। कंपनी की कुल संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, और जो राशि दैनिक आधार पर खर्च की जा रही थी, वह बहुत बड़ी थी। लेकिन इस समय ये दोनों 2 लोगों के पीछे चल रहे थे। आगे चल रहा युवा आदमी हैंडसम था और उसके पीछे चल रही महिला इतनी खूबसूरत थी।
आयुष और ट्रेसी उनके पीछे चल रहे थे। वे तुरंत बता सकते थे कि जो लोग आगे चल रहे थे वे उच्चतम प्राधिकरण वाले थे। उनकी पहचान के बारे में वे नहीं बता सकते थे क्योंकि उन्होंने पहले कभी उन्हें स्क्रीन पर नहीं देखा था। विवान और श्रेयंका ने उन पर ध्यान देने वाली नजरों को नजरअंदाज कर दिया। वे उस दिशा में जा रहे थे जिसे ट्रेसी ने इंगित किया था। वह क्षेत्र था जहां उसने कहा था कि 20 लोग सेना के उस व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित हो रहे थे। विवान आज यहां 2 उद्देश्यों के साथ आया था। उनमें से एक था सेना के उस व्यक्ति को निजी टीम में शामिल करना। यदि श्रेयंका सहमत होती कि वह अच्छा है तो विवान उसे आमंत्रित करेगा। दूसरा उद्देश्य था कई अन्य निजी टीमों का गठन करना। उसके पास दूसरी बैच में उत्पादित किए गए शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों की 1000 से अधिक थी। वह नहीं चाहता था कि वे बस उसकी जेब में पड़ी रहें। उनका उपयोग किया जाना था। लगभग 10 मिनट बाद वे अंततः एक सुनसान स्थान पर पहुंचे। इस स्थान के चारों ओर कोई नहीं था। ये गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड का पूरा निषिद्ध क्षेत्र था। इसका निषिद्ध होने का कारण ये था कि विवान द्वारा भेजे गए 20 लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे थे और इस क्षेत्र में केवल एक ही इमारत थी। यह इमारत एक विशाल गोदाम की तरह थी जो लगभग 8 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। विवान निश्चित नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी चीज कैसे बनाई। फिर भी वह अन्य तीनों के साथ इमारत में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया विवान ने पाया कि उसकी दुनिया उलट गई थी, क्योंकि यहाँ अंदर एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ कई छोटे भवन, कारें, सड़कें, घाटियां, नदियां आदि थीं। इन सभी चीजों को कृत्रिम रूप से बनाया गया था। फिर भी यह उन्नत तकनीक के उपयोग के माध्यम से एक वास्तविक जीवन का वातावरण अनुकरण करता था। अब वह समझ गया कि यह इतना बड़ा क्यों था। इसे समायोजित करने के लिए वास्तव में इसे इतना बड़ा होना चाहिए था। अब विवान ये सोचने से नहीं रोक सका कि क्या यह एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर था या एक बॉडीगार्ड और सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर। यहाँ अधिकांश चीजें हाल ही में पूंजी के प्रवाह के कारण जोड़ी गई हैं। निकट भविष्य में यहाँ और भी बहुत कुछ जोड़ा जाएगा। ट्रेसी ने समझाना शुरू किया। हम हर प्रांत में इस तरह की तकनीक रखने की योजना बना रहे हैं। चूंकि हम उन लोगों के लिए भुगतान करने वाले हैं जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण लेंगे, इसलिए एक प्रांत में एक इमारत होना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने वाले लोग अपने शहरों और जन्मभूमियों से प्रांतीय मुख्यालय पहुंचने के लिए अधिक खुश होंगे, जब तक कि उन्हें हमारी कंपनी के लिए काम करने के लिए पर्याप्त लाभ मिले। विवान ने इस बिंदु से सहमति जताई, लेकिन उसने सोचा कि एक अधिकार के रूप में उसके सामने जो प्रशिक्षण स्थल है पूरे प्रांत में एक ही होना पर्याप्त नहीं है। आप एक से शुरू कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि प्रत्येक प्रांत में एक से अधिक हों। हालांकि हमें प्रारंभिक अवधि में बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है जब तक हम कंपनी को स्थिर नहीं कर लेते। ये लाभकारी होगा, विवान ने सुझाव दिया। वह योजना बना रहा था कि भविष्य में कंपनी के सदस्यों द्वारा शरीर को मजबूत करने वाली गोलियों का उपयोग किया जाए जब वह एकाधिकार बन जाए, लेकिन निश्चित रूप से वह इस प्रक्रिया को प्रकट करने की हिम्मत नहीं करेगा जिससे वह प्रभावी हो गई। इस तरह वह लाभ बनाए रख सकता था कि भले ही नुस्खा चुराया गया और गोलियां बनाई गईं, वे उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये केवल तब होगा जब वह पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाए कि उसने बाजार पर कब्जा कर लिया है। गोलियों के लिए पेटेंट के लिए वह श्रेयंका को आवेदन की निगरानी करने देगा। फिर समूह ने इमारत में प्रवेश किया। विवान ने अंततः देखा कि दूर में एक समूह था। यह एक खुले स्थान में था। उनके सामने एक आदमी गहरे नीले सुरक्षा यूनिफॉर्म में था। वह उन 20 लोगों को व्याख्यान दे रहा था जिन्हें विवान ने भेजा था। जब उसने उन्हें नजदीक आते देखा तो उसने व्याख्यान देना बंद कर दिया और उनकी ओर मुड़ गया। वह ट्रेसी और आयुष का अभिवादन करना चाहता था क्योंकि वे उसके सीधे सुपरियोर्स थे, लेकिन वे दोनों भी युवा के पीछे चल रहे थे। अब उसे केवल परिचय का इंतजार करना था। मिस्टर लिविंगस्टोन, मुझे आपको अपने बॉस से मिलवाने दे जो आपके भी बॉस हैं। ये है मिस्टर विवान, गुड विशन सिक्योरिटी लिमिटेड के मालिक। ट्रेसी ने परिचय देना शुरू किया। बॉस, ये है मिस्टर लिविंगस्टोन। वह वही है जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। उन्होंने सेना में 7 साल सेवा की और फिर एक चोट के कारण बाहर आ गए। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज किया गया, वह अपनी पूरी लड़ाई की क्षमताएं नहीं दिखा सके। इसलिए उन्होंने सेना छोड़ने का निर्णय लिया और पिछले साल हमारे साथ शामिल हो गए। ट्रेसी ने जारी रखा। विवान और लिविंगस्टोन ने हाथ मिलाया। विवान को ऐसे व्यक्ति का सम्मान था जो अपने देश की रक्षा के लिए युद्धभूमि पर जाने के लिए तैयार था।
इसके अलावा सेना से लौटने के बाद भी वह गार्डों को प्रशिक्षित करना जारी रखता था ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दूसरी ओर लिविंगस्टोन बहुत हैरान था जब उसने जाना कि विवान वास्तव में जीवीएसएल के पीछे का असली बॉस है। लिविंगस्टोन यहाँ 1 साल से अधिक समय से था। उसे पता था कि पिछले बॉस कौन था, लेकिन पिछले महीने उसने पाया कि सुरक्षा कंपनी के मालिक बदल गए थे और वह नए मालिक से प्रभावित था। न केवल उसने गार्डों को कई लाभ दिए, बल्कि उसने उन्हें प्रशिक्षित करने जैसी चीजों पर भी विचार किया। जितना वह याद कर सकता था, पिछले बॉस ने केवल उन लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किया था जो बॉडीगार्ड क्षेत्र का हिस्सा थे या जो विशेष मिशनों को अंजाम देते थे। अन्य लोगों के लिए, जब तक वे मूल्यांकन पास करते, उन्हें सीधे गार्ड के रूप में तैनात कर दिया जाता था। बॉस क्लाइन ने अन्य लोगों को विवान का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ाया। यहाँ आपका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? विवान ने पूछा। ठीक है, क्लाइन ने असहजता से अपने सिर को खुजाया। एक पल बाद ही उसने सच सच जवाब दिया। सच्चाई यह है कि प्रशिक्षण काफी कठिन है। हालांकि हम मजबूत हो गए हैं, लेकिन जो प्रशिक्षण हम ले रहे हैं उसमें भी हमसे बहुत मांग की जा रही है। ऐसा ही होना चाहिए। ताकत आपके लिए एक विशेष टीम बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। आपको और अधिक की आवश्यकता होगी और हम देखेंगे कि क्या कोई तरीका है जिससे हम आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने का प्रमाणन प्राप्त कर सकें। विवान ने संतोष के साथ सिर हिलाया। एक सैनिक की तरह। हालांकि क्लाइन और अन्य पहले से ही सामान्य वयस्कों से अधिक मजबूत हो गए थे और अब वे स्पाइडर से भी मजबूत थे, फिर भी वे प्रशिक्षण के दौरान बहुत कठिनाई का सामना कर रहे थे। आग्नेयास्त्र, ये सभी के लिए आश्चर्यजनक था, सिवाय श्रेयंका और आयुष के। आग्नेयास्त्र प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, और विवान के शब्दों से ऐसा लगता था कि वह पूरी टीम को आग्नेयास्त्रों से लैस करना चाहता था। इसे कहा जा सकता था कि वह अपनी निजी सेना बना रहा था। इस बारे में अभी चिंता मत करो। विवान ने अपने हाथ को लहराया। फिर उसने 20 लोगों की ओर देखा और कहा, आप लोग आराम कर सकते हैं जबकि मैं आपके प्रशिक्षक से बात करता हूँ। हाँ बॉस। 20 लोग फिर आपस में बातचीत करते हुए चले गए, लेकिन फिर भी विवान ने उनमें एक अच्छा अंतर देखा। वे अब पहले की तरह सुस्त नहीं थे जब उसने उनसे टीम बनाने के लिए कहा था। जब समूह चला गया, विवान ने अपनी बगल में खड़ी श्रेयंका की ओर देखा। उसे नोट करते हुए देखकर विवान ने लिविंगस्टोन की ओर देखा और पूछा, मिस्टर लिविंगस्टोन, क्या आप एक निजी टीम में शामिल होने के बारे में सोचते हैं? आप टीम के कप्तान या उससे अधिक बन सकते हैं। लिविंगस्टोन हैरान था क्योंकि उसने विवान से ऐसा प्रस्ताव की उम्मीद नहीं की थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हालांकि यह सच है कि मैं कार्रवाई में शामिल होना चाहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब मेरे पैर की मांसपेशियां अधिक ताकत नहीं लगा सकती, इसलिए यदि कोई आपात स्थिति होती है जहां टीम को प्रतिक्रिया देनी होगी, तो मैं बेकार हो जाऊंगा। विवान उसकी आवाज में निराशा को महसूस कर सकता था, लेकिन इस समय विवान खुश था। इसका कारण ये था कि लिविंगस्टोन ने स्वीकार किया था। हालांकि उसने कहा कि वह शामिल नहीं हो सकता, ये केवल चोट के कारण था। लेकिन यदि वह ठीक हो गया, तो उसके शामिल होने की बहुत संभावना थी। विवान को इस बात की चिंता नहीं थी कि शरीर को मजबूत करने वाला समाधान समस्या का इलाज करने में विफल होगा। इसका कारण ये था कि शरीर को मजबूत करने वाला समाधान शरीर को मजबूत करने में अच्छा था। मांसपेशियां वे क्षेत्र थी जो एक व्यक्ति द्वारा शरीर को मजबूत करने वाले समाधान को लेने के बाद सबसे अधिक प्रभावित होती थी। उसके पैर की मांसपेशियों को ताकत लगाने के लिए ये कुछ ऐसा होगा जिसे समाधान संभाल सकता था। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ विवान ने पूछा, अगर मैं तुम्हारी चोट ठीक कर सकता हूँ, तो क्या तुम शामिल होने के लिए तैयार होगे? क्या? विवान के शब्द लिविंगस्टोन की अपेक्षाओं से पूरी तरह बाहर थे। उसने विवान की ओर देखा और कहा, मैं कई अस्पतालों में गया हूँ लेकिन उन्होंने वही कहा। वे मेरी मांसपेशियों के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उस शरीर के हिस्से की कोशिकाएं बहुत प्रभावित हुई हैं। कुछ समय चुप रहने के बाद उसने जारी रखा, लेकिन अगर यह सच है कि तुम मेरी चोट ठीक कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जब तक ये कुछ ऐसा नहीं है जिसका कोई सीमा नहीं है, मैं सहमत हो जाऊंगा। विवान ने कुछ नहीं कहा और बस वह समाधान निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। उसने इसे लिविंगस्टोन को देते हुए कहा, बस इसे लो। एक बार जब तुम इसे ले लोगे, तो मुझे यकीन है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। लिविंगस्टोन ने छोटे कांच की बोतल में रंगहीन तरल को बड़ी शंका के साथ देखा। उसे अभी भी याद था कि जब डॉक्टरों को उसकी समस्या के बारे में पता चला था, तो वे कितने निराश थे। वह कई बड़े अस्पतालों में गया था,
और उसने देश के कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से मुलाकात की थी। वह किसी छोटे परिवार से नहीं था, क्योंकि जिस परिवार से वह आया था वह देश के सबसे बड़े अस्पताल के खर्चों को वहन कर सकता था। लेकिन ये सिर्फ इतना था कि उसे देखने वाले किसी भी डॉक्टर ने नहीं सोचा कि वे उसका इलाज कर सकते हैं। इसके बजाय उन्होंने सभी ने सिर हिलाया और कहा कि यह असंभव है। वर्तमान तकनीक के स्तर के साथ भी वे ऐसा नहीं कर सकते थे। ये कहा गया था कि गोली की सामग्री ने उस क्षेत्र में कोशिकाओं को प्रभावित किया था। हालांकि वे उन कोशिकाओं को बदल सकते थे, समस्या ये थी कि नई कोशिकाएं भी उसी तरह प्रभावित हो जाएंगी जैसे पहले वाली थी, केवल कुछ ही दिनों में। उनके पास जो एकमात्र समाधान था वह था उसे काट देना। उसके लिए उसने सोचा कि चलना बेहतर है बजाय इसके कि वह एक लंगड़ा हो जाए जिसके पास केवल एक पैर हो। चूंकि इसका इलाज नहीं हो सकता था, लिविंगस्टोन ने और पैसे बर्बाद न करने का निर्णय लिया। चूंकि उसने सुरक्षा सुनिश्चित करने के जुनून के कारण सेना में शामिल होने का निर्णय लिया था, वह उन लोगों की मदद करना चाहता था जो आंतरिक सुरक्षा से निपट रहे थे। उसने जीवीएसएल में शामिल होने का निर्णय लिया क्योंकि उनके संचालन के तरीके ने उसे आकर्षित किया। वह अपने 7 वर्षों के अनुभव के कारण एक प्रशिक्षक बन सकता था, इसलिए उन्होंने उसे आसानी से स्वीकार कर लिया। आखिरकार, हालांकि यह सच था कि उसकी पैर की मांसपेशियां अधिक ताकत नहीं लगा सकती थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह सामान्य रूप से चल नहीं सकता। बस इतना था कि वह लंबे समय तक दौड़ नहीं सकता था या ऊंचाई पर कूदने की कोशिश नहीं कर सकता था। एक सैनिक के लिए ये ऐसी चीजें थीं जो रोज की जा सकती थी। अब वह उस छोटी बोतल को देख रहा था जिसमें बहुत कम मात्रा में तरल था। विवान का दावा था कि यह वास्तव में उसे ठीक कर सकता है। ट्रेसी और आयुष ने भी छोटी बोतल को जिज्ञासा से देखा। वे ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अंदर क्या है। उनकी जिज्ञासु अभिव्यक्ति को देखकर विवान ने कहा, ये वह समाधान है जो मैंने हाल ही में तैयार किया है। इसे शरीर को मजबूत करने वाला समाधान कहा जाता है। इसमें शरीर को मजबूत करने की क्षमता है। उन 20 लोगों ने इसे प्राप्त किया है और सभी की शारीरिक संरचना में सुधार हुआ है। विवान देख सकता था कि वे उसके शब्दों पर संदेह कर रहे थे, इसलिए उसने जारी रखा, बेशक इसका उपयोग करने में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। उत्पादन के दौरान उपयोग की गई सभी सामग्री प्राकृतिक है, कोई रासायनिक तत्व नहीं जोड़ा गया है। इसलिए आप आश्वस्त रह सकते हैं कि इसे लेने के बाद आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको केवल लाभ मिलेगा। लिविंगस्टोन ने उन 20 लोगों को देखा जो अब आराम कर रहे थे। वे अभी हाल ही में उसके अधीन प्रशिक्षण ले रहे थे और वे जारी रखने से पहले आराम करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो उन्हें प्रशिक्षित करने वाला था, तो उसने पाया कि समूह अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उनकी शारीरिक संरचना वास्तव में सेना के कुछ बेहतरीन सैनिकों के बराबर थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर रही थी, वह ये थी कि हालांकि वे मजबूत थे, उनके पास कोई अनुभव नहीं था। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या मानव संशोधन सफल हुआ था और वे संशोधित होने वाले पहले बैच में थे। आखिरकार उनकी ताकत बहुत डरावनी थी। उसने उनके लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया था, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो उसे बदलाव करने पड़े क्योंकि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम केवल सामान्य लोगों के लिए था। ये लोग बहुत असामान्य थे। उसने फिर से उन्हें देखा। ये कहना झूठ होगा कि उसने उनकी ताकत से ईर्ष्या नहीं की। यहाँ तक कि अपने चरम पर वह नहीं कर सकता था जो वे कर सकते थे। वह निराश हो रहा था कि वह वास्तव में अपनी पैर को ठीक नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब उस छोटे तरल को देखकर जिसने वास्तव में समूह को ऐसा बनाया, उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दृढ़ता चमक उठी और उसने ढक्कन खोला और तरल पी लिया। उसने बस ये सोचा कि अगर वास्तव में उसे ठीक होने का कोई मौका है तो वह इसे लेगा। यह जरूरी नहीं था कि वह उनके जितना मजबूत हो, लेकिन जब तक वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ सके वह उसके लिए पर्याप्त होगा। एक पल बाद जब उसने तरल पिया, उसने अपने शरीर में एक गर्म धारा का अनुभव किया और उसी समय उसने महसूस किया कि उसका शरीर पल पल मजबूत हो रहा है। जहां तक उसकी जख्मी दाहिनी पैर की मांसपेशियों का सवाल था, उसने उस स्थान पर गर्मधारा को महसूस किया और उसे लगा कि अब वह बेकार नहीं है। ये पहले की तरह हो गया था और एक पल बाद ये और भी मजबूत हो गया। शक्ति का अनुभव उसे युद्धभूमि पर वापस जाने और दुश्मनों को उसी तरह मारने की इच्छा दिला रहा था जैसे वह पहले करता था। लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया, ताकत में वृद्धि के साथ आने वाली मिठास में खोने से बचने के लिए। उसने विवान की ओर देखा और उसे गहरी झुककर धन्यवाद दिया। मेरी सच्ची धन्यवाद स्वीकार करें, बॉस।
मैं शपथ लेता हूं कि इस क्षण से मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। लिविंगस्टोन ने पूरी तरह से पहले दी गई शर्त को भुला दिया और विवान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली। श्रेयंका द्वारा पता लगाए जाने के साथ विवान को लगा कि उसे एक अच्छा अधीनस्थ मिला है। इसकी चिंता मत करो, आश्वस्त रहो कि मैं तुमसे कुछ ऐसा करने के लिए नहीं कहूंगा जो तुम्हारी अंतरात्मा के खिलाफ हो। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों न तुम अपनी ताकत का परीक्षण करो। तुम्हें कुछ तीव्र करना चाहिए ताकि तुम समाधान के प्रभाव को पूरी तरह से अवशोषित कर सको। विवान ने सुझाव दिया, समझ गया बॉस। लिविंगस्टोन ने सिर हिलाया और विवान को दूसरी बार बताने का इंतजार नहीं किया। वह तुरंत उन 20 लोगों की ओर दौड़ा जो आराम कर रहे थे। उसे लगा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसे थका दे। कलाइन और अन्य लोग जो इस दुर्लभ क्षण में आराम कर रहे थे जब उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी, लिविंगस्टोन को उनकी ओर बढ़ते हुए देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि उसे इमारत की दूसरी ओर कुछ जरूरी काम करना है, लेकिन उन्होंने जल्द ही असामान्यता को नोटिस किया। वह इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा था? क्या वह घायल नहीं था और ऐसा नहीं कर सकता था? या क्या ये हो सकता है कि उसने अपनी चोट के बारे में झूठ बोला हो? उनके विचार बेताब होने वाले थे, लेकिन लिविंगस्टोन को देखते हुए जो उनके करीब आ रहा था, और वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अच्छे इरादों के साथ आया है, समूह के पास उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही लिविंगस्टोन वहां पहुंचा, उसने तुरंत हमला किया। मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को पहले पीट दूं। तुम लोग वास्तव में अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए कसरत करने के बजाय सुस्त हो रहे थे। जैसे ही उसने हमला किया, लिविंगस्टोन ने उन्हें डांटा। उस पर हमले का सबसे अधिक शिकार कलाइन था। उसने तेजी से अपने हाथ उठाए ताकि वह उस हमले को रोक सके जो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। भूसा जो उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा था, अचानक बदलकर उसके सीने की ओर बढ़ गया। चूंकि यह इतना अचानक परिवर्तन था, कलाइन के पास प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं था इससे पहले कि घूंसा उसके सीने पर लगा। उस घूंसे में निहित शक्ति को महसूस करते हुए कलाइन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह पीछे की ओर धकेल दिया गया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे एक ट्रक ने कुचल दिया हो और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लिविंगस्टोन ने कलाइन पर रुकने का नाम नहीं लिया। उसने तुरंत उन अन्य लोगों पर हमला किया जो लिविंगस्टोन की ताकत के प्रदर्शन से अभी भी हैरान थे। एक एक करके वे सभी जमीन पर गिर गए। उनमें से प्रत्येक को केवल एक ही हमले की आवश्यकता थी और वे सभी जमीन पर गिर गए। यह अनुभव और महत्व का अंतर दिखाता है। हालांकि यह सच था कि समूह मजबूत था, उन्हें लड़ना नहीं आता था। वे केवल बुनियादी बातें जानते थे, और उन्होंने तो बुनियादी बातें भी नहीं सीखी थीं। सभी को जमीन पर गिराने के बाद लिविंगस्टोन ने उन लोगों की ओर देखा जो उठने की कोशिश कर रहे थे और एक सैनिक की तरह अधिकारपूर्ण आवाज में कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल ताकत होना आपके लिए मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। कल्पना करें कि आप एक दुश्मन का सामना कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम नहीं मारे जाओगे? आप गार्ड हैं, मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन आप एक विशेष टीम का हिस्सा हैं। आप जानते हैं, आपके जैसे विशेष समूह को और भी खतरनाक परिस्थितियों का सामना करना होगा। यह नहीं है कि चूंकि आप मजबूत हैं, आप बस सुस्त रह सकते हैं। मुझे पता है कि बॉस ने आपको बताया होगा कि वह आपको ऐसी ड्यूटी नहीं देगा जो आपकी जान को जोखिम में डाले, लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कुछ अप्रत्याशित नहीं होगा? मुझे पता है कि अधिकांश गार्ड आमतौर पर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि दरवाजे खोलने और बंद करने, ग्राहकों को व्यवस्थित करने आदि के अलावा कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, तो क्या आप मुझे ये बताने वाले हैं कि आप दूसरों की तरह भाग जाओगे? आपको मजबूत होने का मौका दिया गया है। अब जब आप मजबूत हैं, तो क्यों ना आप उस शक्ति का उपयोग करें जो आपको दी गई है ताकि आप एक विशेष टीम के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकें। जैसे जैसे लिविंगस्टोन बोलता गया, समूह की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। केवल इस बिंदु पर उन्होंने मामले की कठोरता को समझा। ये सच था कि विवान वास्तव में उन्हें कठिन ड्यूटी नहीं सौंपेगा, लेकिन अगर उन पर हमला किया गया तो क्या होगा? क्या वे वास्तव में उसे पीड़ित छोड़ देंगे और दूर रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। जब वे सामान्य गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, तब उनकी जिंदगी सबसे अच्छी नहीं थी। विवान ने उन्हें चुना था और उनकी जिंदगी में सुधार किया था और उन्हें सामान्य मनुष्यों से अधिक मजबूत होने का मौका दिया था। जब विवान ने देखा कि समूह वास्तव में लिविंगस्टोन के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे वास्तव में पीटे जा रहे थे,
उनके लिए एक असली विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई के माध्यम से अनुभव प्राप्त करना बेहतर होगा बजाय इसके कि वे केवल उनसे बात करें। उसने मुड़कर देखा और ट्रेसी और आयुष की जलती हुई नजरें देखीं। वह स्टन रह गया क्योंकि दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे उसे खा जाना चाहते हों। क्या तुम भी वही समाधान लेना चाहते हो? विवान ने पूछा। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। उन्होंने देखा कि लिविंगस्टोन एक घायल व्यक्ति से मजबूत होते हुए और 20 मजबूत लोगों से लड़ने में सक्षम हो गया। वे भी उस तरह मजबूत होना चाहते थे। ठीक है, चलो चलते हैं। मैंने लिविंगस्टोन के लिए केवल एक ही समाधान तैयार किया था। तुम लोग कल एक प्राप्त कर सकते हो। चलो चलते हैं, हेलीकॉप्टर यहाँ जल्द ही आने वाले हैं। विवान ने सिर हिलाते हुए कहा और मुस्कुराया। हेलीकॉप्टर? कौन से हेलीकॉप्टर? ट्रेसी ने पूछा। उसे नहीं पता था कि आज कोई हेलीकॉप्टर आने वाला है। वह अकेली नहीं थी, क्योंकि देनाली और आयुष भी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि विवान किस हेलीकॉप्टर की बात कर रहा था। जैसे पिछले हफ्ते आया था, आज 2 और हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। जैसे ही वे इमारत से दूर चल रहे थे, विवान ने समझाया। और 2? ट्रेसी पूरी तरह से चकित थी। जब विवान ने कहा था कि क्लाइन और उनकी टीम के आने वाला हेलीकॉप्टर खास है, तो उसने ज्यादा नहीं सोचा था। लेकिन जब उसने उस हेलीकॉप्टर को देखा, तो वह हैरान रह गई। इसका कारण ये था कि वह वास्तव में उस हेलीकॉप्टर को जानती थी। उसे याद था कि जीवीएसएल के पिछले मालिक ने एक हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की थी लेकिन असफल रहे। बाजार उपलब्ध था लेकिन सामान नहीं था। उस समय उसे पता था कि यह हेलीकॉप्टर उत्पादन में सीमित था। जब उसने पिछले हफ्ते देखा कि हेलीकॉप्टर उतरा जब क्लाइन और उनकी टीम आई, तो वह विश्वास नहीं कर सकी। यह उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि विवान के पास वास्तव में कितना प्रभाव है। वह हेलीकॉप्टर हासिल करने में सक्षम था, जिसे जीवीएसएल के पिछले मालिक ने भी नहीं पाया। भले ही उसने बाजार मूल्य से अधिक पैसे की पेशकश की हो, यह आसान नहीं था। और अब विवान ने अभी कहा कि वास्तव में 2 और हेलीकॉप्टर उसी प्रकार के हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने नए बॉस को बहुत कम आंका था। उनकी हैरान नजरों को नजरअंदाज करते हुए विवान ने सिस्टम से पूछा, एंजल, वे कब आएंगे? लगभग 5 मिनट में। डिलीवरी कौन कर रहा है? पिछली बार मैंने उस डिलीवरी करने वाले को भी नहीं देखा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा डिलीवरी सेवा क्या है जहाँ वे सामान तो डिलीवर करते हैं लेकिन ये पुष्टि नहीं करते कि क्या संभावित प्राप्तकर्ता मौजूद था। अगर मैंने पहले ही हवेली किसी और को बेच दी होती तो क्या होता? विवान ने शिकायत की। इस बार डिलीवरी उत्पादन कंपनी द्वारा की जाएगी। उनके एक कर्मचारी को पायलटों के साथ हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी के लिए भेजा जाएगा। पिछली डिलीवरी के लिए सिस्टम ने अनुमान लगाया था कि कोई भी हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इसे केवल सुरक्षा गार्डों को ये सोचने के लिए बनाना था कि उन्होंने किसी को डिलीवर करते हुए देखा। क्या सिस्टम है? विवान ने अपने दिल में एक्सक्लेम किया। ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाते हुए उसने ट्रेसी और आयुष की ओर देखा और कहा, हेलीकॉप्टर यहाँ है। आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि वे मुख्य रूप से विशेष टीमों के लिए हैं। हाँ बॉस। ट्रेसी ने सिर हिलाया और कार्यालय की ओर गई ताकि वह आवश्यक व्यवस्थाएं कर सके। वह उत्साहित थी कि कंपनी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रही थी जो संसाधनों को प्राप्त कर रही थी। क्या आपने पहले जो समूह को व्यवस्थित करने के लिए कहा था वह किया? विवान ने आयुष से पूछा जब ट्रेसी चली गई। हाँ, वे सभी प्रशिक्षण मैदान के दूसरी ओर हैं। वहाँ 1000 से अधिक लोग हैं और वे देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। आयुष ने सिर हिलाते हुए कहा और एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। विवान ने आयुष से कहा था कि वह उन लोगों को व्यवस्थित करे जिनके पास कौशल है, जो अनुभवी हैं और जो वर्तमान में कंपनी में मौजूद हैं या जिन्हें भर्ती किया जा सकता है ताकि वे मुख्यालय में आ सकें। उसने देखा था कि यादृच्छिक रूप से लोगों का चयन करने में समस्या थी। हालांकि यह सच था कि क्लाइन और उनकी टीम विवान के साथ आसानी से विश्वासघात नहीं करेंगे। ये भी सच था कि उन्हें उपयोगी बनने के लिए एक अच्छे समय की आवश्यकता थी। अगर वे अनुभवी होते तो वे लिविंगस्टोन द्वारा केवल थोड़े से मजबूत होने के बावजूद नहीं हारते। अंततः वास्तव में 20 लोग थे और वे सभी एक ही व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे। अब जब तक वह उन लोगों को प्राप्त कर सकता था जो पहले से ही लड़ाई जानते थे और जिनके पास एक उचित मात्रा में अनुभव था, जब तक वे निजी टीम में शामिल होने के लिए सहमत होते और डेनाली के मूल्यांकन को पास करते, वह उन्हें शरीर को मजबूत करने का समाधान देगा और उनकी ताकत बढ़ाएगा। कुछ मिनटों की पैदल यात्रा के बाद वे एक क्षेत्र में पहुंचे जहां एक बड़ा समूह था।
ये लोग बिल्कुल अनुशासित नहीं थे और जो उन्हें सही लगता था वही कर रहे थे। कुछ लोग तो लड़ाई कर रहे थे या बहस कर रहे थे। दूसरे शब्दों में क्षेत्र में अराजकता थी। सौभाग्य से ये केवल एक छोटे समूह में शामिल था, अन्यथा वहां एक बड़ी हलचल होती और शोर पूरे मुख्यालय में सुनाई देता। विवान, आयुष और श्रेयंका को देखते हुए समूह अंततः शांत हो गया। लेकिन उनमें से कई इस बात से बहुत असंतुष्ट थे कि उन्हें इतनी देर तक इंतजार करना पड़ा था। वे यहाँ लगभग 2 घंटे से थे। सभी लोग शांत हो जाएं। हम आपको यहाँ इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम आपको हमारी सुरक्षा कंपनी में शामिल करना चाहते हैं। आयुष आगे बढ़कर बोला। उसकी बात सुनकर एक मांसपेशियों वाला आदमी आगे बढ़ा और आयुष को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या तुम लोगों ने मुझे बताया था कि एक विशेष टीम बनाई जा रही है? तुम मुझे बता रहे हो कि मैं एक गार्ड बनने जा रहा हूँ? मैं एक भाड़े का सैनिक हूँ, मैं गार्ड क्यों बनूंगा? क्या तुम हमें ऐसा समझते हो? क्या तुमने हमें यहाँ बुलाया सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षा गार्ड बने? क्या तुम हमें नीचा समझ रहे हो? एक और आदमी बोला। अगर तुम लोग सच में सोचते हो कि मैं यहाँ समय बर्बाद करने आया हूँ और गेट के सामने खड़ा रहूंगा या शायद छोटे गुंडों को भगाने के लिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं तुम्हारे मुख्यालय को नष्ट कर दूं। उद्धरण चिन्ह। शिकायतें और अपमान चारों ओर फेंके जा रहे थे क्योंकि 1000 से अधिक लोग शोर मचा रहे थे। ये दृश्य देखकर विवान ने अपने दिल में एक आह भरी। हालांकि भाड़े के सैनिकों का होना अच्छा था, ये भी सच था कि उन्हें नियंत्रित करना कठिन था। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। हालांकि यह सच है कि हम चाहते थे कि आप लोग गार्ड के रूप में शामिल हों, लेकिन आप निश्चित रूप से सामान्य गार्डों के समान स्तर पर नहीं होंगे। इसके अलावा 219 लोगों को एक अन्य विशेष टीम में शामिल किया जाएगा। आयुष ने ऊंची आवाज में चिल्लाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इस समूह को वास्तव में चुप कर दिया गया और उसकी बात सुनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आयुष की आवाज में कोई जादू था। आप हमें, जो युद्ध के मैदानों में रहे हैं, जो बहुत खून देख चुके हैं, हमें गार्ड के रूप में काम करने के लिए कह रहे हैं? अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो क्यों ना आप मुझे ये साबित करें? मांसपेशियों वाले आदमी ने फिर से कहा। इस बार उसने विवान की ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि विवान यहाँ सबसे उच्चतम अधिकार वाला व्यक्ति है। आप हमें, जो युद्ध के मैदानों में रहे हैं, जो बहुत खून देख चुके हैं, हमें गार्ड के रूप में काम करने के लिए कह रहे हैं? अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो क्यों ना आप मुझे ये साबित करें? मांसपेशियों वाले आदमी ने फिर से कहा। इस बार उसने विवान की ओर देखा क्योंकि उसने देखा कि विवान यहाँ सबसे उच्चतम अधिकार वाला व्यक्ति है। विवान, जो साइड से दृश्य देख रहा था, असहिष्णु हो गया और मांसपेशियों वाले आदमी की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि यह आदमी उसे उकसा रहा था। विवान कौन था? वह ऐसा व्यक्ति था जो आपकी परवाह नहीं करता जब तक आप उसके हित को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन आप चाहे जो भी हों, जब तक आप उसे उकसाने की हिम्मत करते हैं, विवान आपको सजा देने के लिए तैयार होगा। देनाली के कदम उठाने से पहले विवान आगे बढ़ा और उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरा। विवान की ठंडी नजर ने उस आदमी को, जो लगभग 2 मीटर लंबा था, एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये केवल एक प्रवृत्ति थी जिसे उसने एक भाड़े के सैनिक के रूप में विकसित किया था। उसे महसूस हुआ कि विवान से एक प्रकार का खतरा आ रहा है। फिर भी उसने अपने साहस को मजबूत किया और विवान का सामना किया। तुम लोग जैसे पागल कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं कर रहा। तुम सब यहाँ इसलिए आए हो क्योंकि तुमने सोचा कि यह प्रस्ताव दिलचस्प है। विवान ने बोलना शुरू किया। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे भीख नहीं मांगने वाला। तुम सब जानते हो कि प्रवेश द्वार कहाँ है। मुझे विश्वास है कि इसका उपयोग निकास के रूप में भी किया जा सकता है। तो अगर तुम यहाँ रहना असहज महसूस कर रहे हो तो तुम यहाँ से चले जाओ और यहाँ शोर करना बंद करो। विवान के शब्द ठंडे थे। उसकी आवाज अत्यंत प्रभुत्व वाली थी, जैसे कि वह उसके सामने खड़े भाड़े के सैनिकों की बड़ी संख्या से डरता नहीं था। बिना ये जाने कि वह क्या कर रहा है, उसके शरीर से एक तानाशाह का आभा निकल रही थी, जो पूरी तरह से समूह की रक्तपात की आभा को दबा रही थी। विवान ने अंततः उस मूर्खता को छोड़ दिया था जहां वह केवल बात करता या उन लोगों को नजरअंदाज करता था जो उसकी सीमा को पार करते थे। अब विवान ने तय किया था कि वह वास्तव में ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत न करे। अगर तुम उसे मूर्ख कहते हो तो वह मूर्ख बन जाएगा और तुम्हें दिखाएगा कि उसके लिए मूर्ख होना कैसा होता है। अगर तुम उसके पैरों पर कदम रखते हो तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा।
अगर तुम उसे मारने की कोशिश करते हो तो वह बदला लेगा और तुम्हें मार डालेगा। तुम उसकी उपस्थिति में कैसे घमंड कर सकते हो? वह सुनिश्चित करेगा कि अगली बार जब तुम उससे मिलो तो तुम अपना सिर उठाने में असमर्थ रहोगे। ये वह मानसिकता थी जो विवान ने केला और मैरियन को मारने के बाद विकसित की थी। उसकी माँ हमेशा चुप रही, कुछ नहीं किया। उन्होंने उसकी माँ पर चालें चली और उसे बदनाम किया, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं किया। इसका परिणाम क्या था? उसे मार दिया गया। वह बिना ये जाने मरे कि उसे कैसे मारा गया, बिना अपने दिल में जो ग्रीवेंसेस थी उनका बदला लेने का मौका पाए। वह एनीटा की मदद का उपयोग कर सकती थी ताकि वह कम से कम ये सुनिश्चित कर सके कि उसकी स्थिति रॉय परिवार में खराब न हो, लेकिन उसने बस सहन किया। और हालांकि विवान अपनी माँ से प्यार करता था, उसने बस ये सोचा कि वह सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। वह असफल रही। जहाँ तक उसका सवाल था, हालांकि उसने सच में कुछ नहीं कहा जब उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की, ये केवल इसलिए था क्योंकि उसके पास पलटवार करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन जब वह क्रिस्टल सिटी से सोमेश्वर सिटी आया तो उसने एक निर्णय लिया कि अगर वह सफल होता है तो वह रॉय परिवार से बदला लेगा। वह अपनी माँ की तरह समाप्त नहीं होना चाहता था, जो इतनी दयालु थी कि किसी को माफ कर दे जो उसे मारना चाहता था। यह विनाश का रास्ता था। वह विनाश के लिए तैयार नहीं था। वह केवल एक विनाशक हो सकता था और न कि विनाशित। और अब यह उसके लिए अपने बिंदु को साबित करने का समय था। वह एक सामान्य व्यक्ति को, केवल इसलिए कि वह एक भाड़े का सैनिक था, उसे नीचा दिखाने की अनुमति कैसे दे सकता था? तुम्हें साबित करने की जरूरत है ना? तुमने बहुत खून देखा है, तुमने जीवन और मृत्यु की कई स्थितियों का अनुभव किया है। तो मुझे दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो, कि तुम यहाँ घमंड कर सकते हो। विवान ने मांसपेशियों वाले आदमी को देखते हुए कहा। एक युवा आदमी द्वारा अपमानित होना, उसे भागने के लिए कहा जाना, यह इस समूह के लिए जो कानून का पालन नहीं करना पसंद करता था, पूरी तरह से अस्वीकार्य था। इसलिए इससे पहले कि मांसपेशियों वाला आदमी एक शब्द कह सके, 7 लोग आगे बढ़े। बस इसलिए कि तुम अमीर हो, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे इस तरह बात कर सकते हो? अपने माता पिता की मेहनत पर आकर हमारे सामने दिखावा करने के लिए। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो ये सोचकर कि हम तुम्हारे द्वारा पहले भर्ती किए गए गार्डों की तरह हैं। हम बहुत अलग हैं और हम तुम्हें पीटने में संकोच नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि आजकल के जूनियर्स सोचते हैं कि पैसे होने से वे सुरक्षित हैं। बिना ताकत के मैं तुम्हें मार सकता हूं और तुम्हारी संपत्ति ले सकता हूं। 8 पुरुषों को अपने सामने देखकर विवान ने एक मुस्कान दिखाई और उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। चून की समूह खेलना चाहता था, वह उन्हें खेलना सिखाने के लिए तैयार था। अन्य लोग केवल ये सोच रहे थे कि 8 लोग विवान जैसे युवा को संभालने के लिए अधिक हैं। इसलिए उन्होंने पीछे हटने और शो देखने का निर्णय लिया। क्यों न तुम सब एक साथ आओ? मैं तुम सभी की तरह कीड़ों से एक साथ निपटना चाहूंगा। आखिरकार मेरे पास तुम पर समय बर्बाद करने के लिए इतना समय नहीं है। विवान ने कहा। हंस, चूंकि तुम अपनी जगह नहीं जानते, तो मुझे तुम्हारे माता पिता की जगह तुम्हें सिखाने की अनुमति दो। मांसपेशियों वाला आदमी अब और सहन नहीं कर सका और आगे बढ़ा। उसने तुरंत हमला किया, ये परवाह किए बिना कि क्या उसे पुलिस को रिपोर्ट किया जाएगा या नहीं। इस जगह पर कोई कैमरे नहीं थे, इसलिए जब तक कोई सबूत नहीं था, कौन कह सकता था कि वह गलत था। इसलिए उसने विवान पर हमला किया। आयुष विवान को बचाने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन उसे देनाली ने रोक दिया। उसे अपने मालिक पर पूरी तरह से विश्वास था और उसे विश्वास था कि अगर विवान ने कहा कि वह कुछ कर सकता है, तो ये सच है कि वह कर सकता है। जब उसने देखा कि आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है, विवान ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हालांकि वह मारने के लिए नहीं जा रहा था, वह अपने हमलों में कोई दया नहीं दिखाएगा। जैसे ही मांसपेशियों वाला आदमी उसके सामने आया, विवान ने अपनी बाएं हाथ से उस मुट्ठी को पकड़ा जो उसकी ओर बढ़ रही थी, पूरी तरह से हमले को रोकते हुए बिना एक कदम पीछे हटे। इसके बाद उसने मांसपेशियों वाले आदमी को अपनी ओर खींचा और फिर उसके सीने पर मुट्ठी मारी। बंग, मुट्ठी उस टन मांसपेशियों वाले आदमी के सीने पर लगी और इससे पहले कि वह उस घूंसे का जवाब दे पाता जिसने उसकी कई हड्डियों को तोड़ दिया था, विवान ने उसे फिर से खींचा और उसके चेहरे पर एक और मुट्ठी मारी। इसके तुरंत बाद उसने दूसरे पक्ष को छोड़ दिया, जिससे वह आसानी से पीछे की ओर उड़ जाए। ये सभी गतिविधियां केवल 5 सेकंड में हुई क्योंकि विवान ने अंततः अपनी पूरी गति का उपयोग करने का निर्णय लिया। जैसे ही पीछे के 7 लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है, विवान उनके सामने एक के बाद एक प्रकट हुआ।
उसके घूंसे हल्के नहीं थे क्योंकि उसने सुनिश्चित किया कि वह हर व्यक्ति के लिए एक हड्डी तोड़ दे। हालांकि वह अभी भी रोक रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वह उन्हें मार न दे। लेकिन इस बार जो चोटें उन्होंने झेली थीं, वे उन्हें कम से कम कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर भेज देंगी। 1 मिनट से भी कम समय में विवान ने पहले ही 7 लोगों को निपटा दिया था। वे अब जमीन पर थे, कई हड्डियां टूटने के दर्द से बेताब होकर चिल्ला रहे थे। बाकी समूह एक अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहा था जहां एक युवा मास्टर को एक अच्छा सबक सिखाया जाएगा। लेकिन जो हुआ वह उनकी अपेक्षाओं से परे था। 7 अनुभवी भाड़े के सैनिक कुछ ही सेकंड में निपट गए। वे पूरी तरह से ताकत में दबाए गए थे और वे बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सके। वे पूरी तरह से कुचले गए, यहाँ तक कि जो लोग किनारे से देख रहे थे, वे विवान की नज़र उन पर पड़ते ही तनाव में आ गए। अब उन्होंने विवान को एक नए दृष्टिकोण से देखा। वह अभी भी युवा था लेकिन वह अत्यंत मजबूत था। उसके सामने घमंड करने का उसे वास्तव में अधिकार था क्योंकि उनमें से कोई भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वे वास्तव में 8 लोगों का एक साथ सामना कर सकते हैं। ये तो छोड़ ही दी कि उन्हें 1 मिनट से भी कम समय में हराना। क्या कोई और है जो सोचता है कि मैं तुम में से किसी के लिए भी गार्ड के रूप में काम करने के लिए योग्य नहीं हूँ? ताकत, तुम मेरी नज़रों में कुछ नहीं हो। पैसे, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? विवान ने फिर से बोला, मैं फिर से कहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम में से किसी से भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरे लिए काम करो। ये कुछ ऐसा है जो अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। तुम मेरे लिए काम करते हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम मुझे कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तो मुझे फिर से दोहराना होगा। अगर तुम सोचते हो कि तुम मेरी कंपनी के लिए गार्ड के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम यहाँ से चले जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि अशिक्षित लोग मेरे लिए काम करें। अगर तुम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर सकते कि यह प्रस्ताव केवल उन लोगों के लिए था जो इच्छुक थे, तो तुम बेवकूफ़ों की तरह घमंड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हालांकि भाड़े के सैनिकों के चेहरों ने पहले ही गुस्से के कारण लाल हो गए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी विवान के खिलाफ एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह जो कुछ भी कर चुका था, वह ताकत के कारण था। वे भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से जानते थे कि युद्ध के मैदान में ताकत सर्वोच्च होती है। जब तक वे कमजोर थे, वे एक शब्द भी नहीं कह सकते थे और न ही वे मोलभाव कर सकते थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वे विवान के जितने मजबूत नहीं थे और न ही वे उसके जितने अमीर थे। जब विवान ने देखा कि कोई नहीं जा रहा है, तो उसने फिर से बोलना शुरू किया, मैं तुम लोगों को 10 सेकंड दूंगा। जब तक तुम 10 सेकंड के भीतर नहीं जाते, मैं मान लूंगा कि तुम मेरे लिए काम करने के लिए तैयार हो और तुम गार्ड बनने पर कोई शिकायत नहीं कर रहे हो। लेकिन 10 सेकंड के बाद अगर तुम तब तक नहीं गए, तो जब तक तुम यहाँ शिकायत करते हो या शोर मचाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी किस्मत उन लोगों से भी बुरी होगी जो जमीन पर पड़े हैं। गिनती अब शुरू होती है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड।